हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास करेंगे लेक्चर नंबर 15, जिसमें कि होंगे हमारे ईडियम 1101 से लेकर 1200 तक के 100 ईडियम हम इसमें कवर करेंगे। ब्लैक बुक की B1 सीरीज़ है, आप सीरियल वाइज नंबर भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इससे अलग AI इमेज और हिस्ट्री वगैरह हम यूज़ करते हैं। ये सभी सीरीज़ हमने जो कि PYQ की है, साइनो की है, एंटो की है, वन वर्ड की है, ये सभी हमने कंप्लीट कर ली है। ईडियम भी लगभग आधे से ज़्यादा हो चुके हैं, जल्दी ही इनको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। बाकी इन सभी की या जितनी भी ये सीरीज़ करी है हमने, इनकी किसी भी PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का आपको लिंक मिलेगा, कोई भी क्वेरी हो, आपको मतलब PDF चाहिए हो तो वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। और मेरे से पर्सनली बात करने के लिए गाइडेंस कुछ भी आप कुछ भी आपका अगर क्वेश्चन हो वो पूछने के लिए आप मेरे से टेलीग्राम पर भी बात कर सकते हैं। बाकी स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो बिना टाइम वेस्ट करते हुए। पहला हमारा इडियम हो जाएगा ऑफ द हुक। ऑफ द हुक का जो मीनिंग हो जाएगा, नो लॉन्गर इन डिफ़िकल्टी और ट्रबल, या फिर अलाउड टू एस्केप फ्रॉम ब्लेम, मतलब कि परेशानी से बाहर आ जाना। नो लॉन्गर इन डिफ़िकल्टी, डिफ़िकल्टी से बाहर आ जाना, ट्रबल से बाहर आ जाना। अलाउड टू एस्केप फ्रॉम ब्लेम, मतलब कि जो आप पर ब्लेम लगा है उससे बाहर आ जाना, ठीक है, परेशानी से बाहर आ जाना। अब देखते हैं ऑफ द हुक, ये जो मछली पकड़ने का एक कांटा होता है ना, उससे रिलेटेड है, वहीं से ये बना है इडियम। जब मछली जो वो कांटा होता है ना, हुक होता है, उसमें फंस जाती है तो वह फंसी हुई होती है। लेकिन अगर मछली हुक से छूट जाती है तो वो ऑफ द हुक हो जाती है, यानी वह बच निकली। तो सिंपल सा है, इडियम बन गया। मतलब ऑफ द हुक का मतलब एक परेशानी थी जो मछली की, इसकी परेशानी थी, हुक हुक में वो फंसी हुई थी, उससे वो बाहर आ गई है, ऑफ द हुक हो गया है। तो इसका मतलब हो गया परेशानी या फिर किसी जिम्मेदारी से छुटकारा पा लेना। इडियम ईजी है, आपको एक बार ही पढ़ के हुक आपने सुना भी होगा, तो आप मछली पकड़ने के इस हुक से इसको रिलेट करेंगे और डायरेक्ट इडियम तक, मतलब इसके मीनिंग तक आप आराम से पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट इडियम हो जाएगा हमारा ऑफ द रिकॉर्ड। वैसे तो रिकॉर्ड आपने गाने वगैरह रिकॉर्ड होते हैं वो भी सुना होगा, लेकिन एक रिकॉर्ड जो होता है ना, दस्तावेज वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह, तो ये उसी से रिलेटेड है। नॉट रिकॉर्डेड फॉर ऑफिशियल पब्लिकेशन, ठीक है। और इनफॉर्मली हो जाएगा, और इन कॉन्फिडेंस, ये शायद कॉन्फिडेंशियल होगा, है ना। कॉन्फिडेंशियल का मतलब जैसे प्राइवेट, गुप्त कोई चीज़ रखी जाती है वो, ठीक है। तो नॉट नॉट रिकॉर्डेड फॉर ऑफिशियल पब्लिकेशन, मतलब कि जो ऑफिशियल पब्लिकेशन में हम चीज़ें पब्लिक करते हैं, मतलब उसके लिए ना होना कोई चीज़, इनफॉर्मली होना, और कॉन्फिडेंशियल होना कोई चीज़, अनौपचारिक कोई चीज़ हो जाएगी, अनाधिकारिक हो जाएगी, ठीक है। यह तब उपयोग में आया जब कोई राजनीतिक अधिकारी या व्यक्ति पत्रकार से बात करते समय यह स्पष्ट करता था कि यह जानकारी रिकॉर्ड में ना आए। जैसे आपने कुछ जो ये होते हैं ना, मतलब किसी के इंटरव्यू, तो वहाँ पर कुछ बंदे मतलब ऐसे बोल देते हैं कि उसको मतलब जो वीडियो है उसमें पब्लिक नहीं नहीं किया जाता, तो वहाँ पर वो कट कर देते हैं उन चीज़ों को। तो वही चीज़ है, मतलब यह जानकारी अगर रिकॉर्ड में वे नहीं लाना चाहते हैं तो वो बताएंगे कि ये ऑफ द रिकॉर्ड रखो, यानी उसे प्रकाशित या सार्वजनिक ना करो। तो ऑफ द रिकॉर्ड का मतलब हो जाएगा अखबारों में ना छापा जाए, मीडिया में ना आए, वीडियो ना बने, यानी कि पब्लिक ना करके उसको प्राइवेट ही रखा जाए। तो मेरे ख्याल से आप रिकॉर्ड का यहाँ पर सेंस समझ चुके होंगे, तो ईडियम आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर ऑफ द रिकॉर्ड इनकी चीज़ें चल रही हैं, जो भी है, मतलब पर्सनल बात कर रहे हैं, ये चीज़ प्राइवेट ही रखी जाएगी। नेक्स्ट इडियम है हमारा ऑफ कलर। ऑफ कलर का मतलब फीलिंग स्लाइटली इल, थोड़ा सा बीमार हो जाना, ठीक है। अब जैसे कहते हैं ना, रंग उड़ गया इसका, तो जैसे एक वो भी था कि पीला पड़ना, है ना। तो ऐसे ही कलर उड़ जाना, रंग उड़ जाना किसी चीज़ का, तो इसका मूल विचार जो है, रंग के सामान्य स्वरूप से भटकना, यानी कि जब कोई रंग ऑफ कलर होता है तो वह सामान्य, साफ, उम्मीद के मुताबिक नहीं होता। जैसे कपड़े का रंग उड़ जाना, धुंधला हो जाना। इसी विचार को बाद में व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर लागू किया गया। यदि कोई व्यक्ति ऑफ कलर है तो वह सामान्य स्थिति में नहीं है, यानी कि वो हल्का बीमार है, थका हुआ है। तो इडियम इजी है, ऑफ कलर है मतलब कि रंग उड़ा हुआ है। देख सकते हैं आप इसको भी, यहाँ पर इसका रंग भी उड़ा हुआ है, तो ये बीमार फील हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारा ऑयली टंग, मतलब कि फ्लैटरी, चापलूसी। अब देखो ये जो ऑयली है ना, तेलदार, इसका इस्तेमाल जो है चिकनाई या फिसलन के लिए ना होकर यहाँ पर जो हुआ है बनावटी कोमलता और मिठास के लिए किया गया है। पुराने समय में जब कोई व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा मीठी बात करता था, उसे कहा जाता था कि वह जुबान पर तेल, उसके जुबान पर तो तेल लगा है, यानी कि वह इतनी मीठी बातें करता है कि सब चीज़ फिसलती चली जाती है ना। अब चापलूसी होती है, वो क्या होती है, मतलब किसी का अच्छा मतलब आपका कोई अगर सीनियर है, कोई
है ना, आप उसको मतलब चापलूसी कर रहे हैं, फ्लैटरी कर रहे हैं, किसी की मतलब बुराई को किसी के आगे गा रहे हैं, है ना, किसी को छोटा करके दिखा रहे हैं, तो चापलूसी कर रहे हैं कुल मिलाकर अपने फेवर के लिए। तो आप जो बोलेंगे, है ना, मीठी मीठी बातें करेंगे, कुछ मतलब सब कुछ फिसलता हुआ लगेगा, आपकी ज़ुबान से चीज़ें फिसल रही हैं, जो मन में आ रहा आप बोलते जा रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, वह इतनी मीठी बातें कर रहा है कि सब कुछ फिसलता चला जा रहा है। यह मुहावरा विशेषकर राजनीति, व्यापार और धोखा देने वाले लोगों के बीच इस्तेमाल होने लगा था, जो दूसरों को अपने शब्दों के जाल में फंसाते थे। तो देख सकते हैं आप, मतलब इसकी जो जीभ है, टंग है, इस पर ऑयल, तो ऑयल टंग से इडियम बन गया फ्लैटरी, मतलब कि आप चापलूसी कर रहे हैं। जैसे किंग के सामने राजा बैठा है सामने, उसके सामने मतलब इसकी ऑयल टंग है, ये इधर उधर की बातें मतलब फ्लैटरी कर रहा है अपने फेवर के लिए, ठीक है। तो आप इस कंटेक्स्ट से मतलब इसका इमेज भी आप ध्यान रख सकते हैं कि इसकी टंग पर ऑयल लगा था, तो ये मतलब फ्लैटरी कर रहा था, चापलूसी कर रहा था। नेक्स्ट इडियम है ओल्ड हैंड। ओल्ड हैंड पढ़कर आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि पुराने हाथ हैं किसी के। पुराने हाथ से आप थोड़ा सा कंटेक्स्ट निकाल सकते हैं कि उम्र दराज कोई व्यक्ति है, उसके हाथ है, तो सीधी सी बात है, वो एक्सपीरियंस तो होगा ही, अनुभवी व्यक्ति होगा, एक्सपीरियंसड हो जाएगा, ठीक है। इमेज में भी देख सकते हैं आप, ये नए नए नौजवान युवक है सभी, लेकिन ये उम्र दराज है और एक्सपीरियंसड है, इसको बहुत चीज़ों का आइडिया है। नौसेना से और सैन्य शब्दावली से निकला हुआ है ना। हैंड शब्द का अर्थ नाव या युद्धपोत पर काम करने वाले कर्मचारी से होता था, ठीक है। ये एक इडियम अभी आगे भी आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर हैंड शब्द वहाँ पर जो काम करने वाले लोग होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनसे रिलेट रखता है, ठीक है। पुराने अनुभवी कर्मचारियों को ओल्ड हैंड कहा जाता था, क्योंकि वे अपने काम में माहिर और समझदार होते थे। धीरे धीरे यह शब्द किसी क्षेत्र के अनुभवी व्यक्ति के लिए यूज़ होने लगा। तो कुल मिलाकर ओल्ड तो ओल्ड हो जाएगा। हैंड जो होता है, जो सेलर्स होते हैं ना, जो मतलब शिप पर काम करने वाले जितने भी कर्मचारी होते हैं, उनको हैंड कहा जाता है। तो ओल्ड हैंड उन सभी में जो भी सबसे ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंसड होगा, उम्रदराज होगा, है ना, पुराना व्यक्ति होगा, काफ़ी टाइम से वहाँ पर शिप पर काम कर रहा होगा, तो उसको ओल्ड कहा जाएगा, ओल्ड हैंड कहा जाएगा, मतलब कि वो एक्सपीरियंसड है, ठीक है। हैंड का मतलब क्या होता है, शिप के कंटेक्स्ट में वहाँ के सभी वर्कर्स, ठीक है, जितने भी ये मतलब शिप पर काम करते हैं, ये जितने भी हैं, ये सभी हैंड, इनको हैंड कहा जाता है। तो ये चीज़ आगे भी यूज़ होगी, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना। नेक्स्ट इडियम देखते हैं, ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। पढ़कर ही पता लग रहा है, मतलब जवान कंधे हैं और उसके ऊपर जो हेड है, सिर है, वो ओल्ड है, पुराना है, ठीक है। टू बी वाइज बियॉन्ड हिज ईयर्स, मतलब कि उम्र से अधिक बुद्धिमान होना। देखते हैं इसका उपयोग ऐसे बच्चों या युवाओं के लिए होता था जो अपनी उम्र की अपेक्षा अधिक समझदारी, व्यावहारिकता और बुद्धिमत्ता दिखाते थे। कुछ देखा होगा आपने, कुछ लड़के कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो उम्र के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा समझदार होते हैं, बहुत ही मतलब लगता है वे एक्सपीरियंसड हैं, वे मतलब बातें ऐसी करते हैं, मतलब उनको बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा, है ना। यह कथन उन लोगों की प्रशंसा के रूप में इस्तेमाल होता था जिनके निर्णय सोच वयस्कों जैसी है, हालांकि वे उम्र में बहुत ज़्यादा छोटे हैं। पढ़कर डायरेक्ट पता लग रहा है, इडियम ईजी हो जाएगा, कोई भी ज़्यादा इसमें आप एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे देख सकते हैं, छोटा सा लड़का है, लेकिन बातें इसकी ऐसी ऐसी है कि सभी मतलब सोच में है कि ये तो अपनी उम्र से ज़्यादा बुद्धिमान जैसी बातें कर रहा है। नेक्स्ट इडियम देखते हैं हमारा, ऑन ए रोल। मीनिंग हो जाएगा टू बी एक्सपीरियंसिंग ए सक्सेसफुल पीरियड इन द मिडस्ट ऑफ सक्सेसेस, मतलब कि सफलता अनुभव करना। सक्सेसफुल पीरियड को एक्सपीरियंस करना, है ना, सफलता के बीच में होना, तो इसका सिंपल सा मीनिंग इसका यही निकल जाएगा, सफलता का अनुभव करना। देखते हैं कहाँ से निकला है, जुआ खेलने से निकला है। जो डाइस गेम होते थे ना, डाइस गेम, पासा फेंकने वाले, वहाँ से। अब देखो जैसे ये डाइस हैं, ये इसको फेंक रहा है, तो ये कहीं ना कहीं रोल होकर ही गिरेंगे। तो ये आप रोल को इन डाइस, जैसे डाइस फेंकते हैं, दो पासे को हम फेंकते हैं, तो वे रोल होकर गिरेंगे। इससे ये जो रोल है, आप इस कंटेक्स्ट से ही इसको रिलेट रखें कि रोल किए हैं, डाइस को रोल किया है। जब कोई खिलाड़ी लगातार अच्छे अंक फेंकता है तो कहा जाता है कि वह ऑन ए रोल है, मतलब इसके अच्छे अच्छे अंक आ रहे हैं, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो बढ़िया बढ़िया अंक आ रहे हैं, तो ये मतलब ऑन ए रोल कहा जाएगा, मतलब कि डाइस को रोल कर रहा है और अच्छे अंक आ रहे हैं, यानी वह किस्मत के साथ है और उसका अच्छा दौर चल रहा है। धीरे धीरे इसका इस्तेमाल उस स्थिति के लिए होने लगा जब कोई व्यक्ति लगातार सफल हो रहा हो, जैसे खेल, कारोबार, निजी जीवन में बार बार जीत रहा हो।
बार बार मतलब वो सफल हो रहा हो तो ऑन ए रोल। रोल का मतलब मैंने बताया, डाइस आप फेंक रहे हैं, अच्छे अंक आपके आ रहे हैं तो उसको रोल कहा जाएगा। तो ऑन ए रोल का मतलब है आप जुआ खेल रहे हैं और वहाँ पर जो डाइस है उसमें अच्छे अंक आ रहे हैं तो आप मतलब सफलता को मतलब बार बार जीत रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट ईडियम है हमारा ऑन ए विंग एंड ए प्रेयर। देखो वर्ड वार सेकंड से इसका रिलेशन है सीधा सीधा। ऑन ए विंग मतलब अपनी विंग पर, अपने एक विंग पर, ठीक है, और एक प्रेयर पर। इसका देखते हैं मतलब क्या होता है। विद ओनली द स्लाइटेस्ट चांस ऑफ सक्सेस, सफलता की थोड़ी सी संभावना। इंटरेस्टिंग है, इसका जो कंटेक्स्ट है वो सेकंड वर्ल्ड वॉर से है। 1943 में एक अमेरिकी युद्धक विमान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन फिर भी किसी तरह वो बेस पर वापस लौट आया। उस समय एक अमेरिकी अखबार ने इस स्थिति को, जैसे वो बहुत ही मुश्किल में मतलब उतर कर आ गया, इसको डिस्क्राइब करते हुए उन्होंने क्या लिखा, अखबार ने, अमेरिकी अखबार ने, उन्होंने लिखा ए विंग एंड ए प्रेयर बॉट हिम बैक। मतलब कि एक विंग और एक प्रेयर उसको वापस ले आई, यानी केवल एक पंख, विंग और प्रार्थना के सहारे वह वापस लौटा। इसके बाद यह मुहावरा लोकप्रिय हो गया और आज इसका उपयोग तब किया जाता है जब कोई बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में सिर्फ आशा और किस्मत के सहारे कुछ करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो समझ चुके होंगे आप, जैसे ये है ना, यही वो जो विमान था वो था। इसका मान लो जैसे ये हो गया ख़राब, तो ये एक ही विंग पर है। ठीक है, और जो ये नीचे के लोग हैं सभी देख रहे हैं, ये प्रे कर रहे हैं इनके लिए, है ना, प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये नीचे किस वजह से आया, केवल एक विंग की वजह से और प्रार्थना की वजह से। ठीक है, तो इसकी सफलता की बहुत थोड़ी संभावना थी, लेकिन फिर भी वो नीचे आ गया, मतलब वो सक्सेसफुल हो गया अपने काम में। तो मेरे हिसाब से कंटेक्स्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, मतलब इंटरेस्टिंग है, इमेज भी काफ़ी अच्छी है, आपको देखकर पता लग रही होगी। ऑन ए विंग एंड ए प्रेयर यहाँ पर भी लिख रहा है, तो आप देख सकते हैं इडियम का मीनिंग आपको आसानी से याद हो चुका होगा। ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब हो जाता है बिकॉज ऑफ, मतलब के कारण, है ना। मूलतः ये जो है व्यापार और पैसे के लेन देन में अकाउंट शब्द का प्रयोग होता था। अकाउंट आपको पता ही होगा, सुना ही होगा। जैसे कि ऑन अकाउंट का मतलब हुआ बकाया पैसे या आंशिक भुगतान, लेकिन समय के साथ इसका अर्थ व्यापक होता गया और ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब बन गया किसी वजह से। ठीक है, अब देखो जैसे अकाउंट जो है वो बकाया पैसे और आंशिक भुगतान से आप रिलेट करेंगे। ठीक है, अब जो ये बकाया पैसे होंगे किसी के या फिर आंशिक भुगतान होगा किसी को, तो वो किसी ना किसी कारण से होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको रिलेट रख सकते हैं कि जो अकाउंट है, ये अकाउंट का मतलब कोई मतलब लेन देन से रिलेटेड कोई चीज़ है, बकाया पैसे हो जाएगा, आंशिक भुगतान इसका मीनिंग हो जाएगा। तो वो जो भी है या कोई भी लेन देन हुआ है, कोई भी अकाउंटेंसी में कोई भी लेन देन हुआ है, अकाउंट में कोई भी लेन देन हुआ है, तो वो किसी न किसी कारण से होगा। आप इस तरह से डायरेक्ट इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, मीनिंग हो जाएगा किसी कारण से, बिकॉज ऑफ एब्सेंट फ्रॉम ए रेस ऑन अकाउंट ऑफ इंजरी। इसको इंजरी हो गई है तो ये रेस से एब्सेंट हो चुका है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये भी चीज़ आपको याद रहेगी, एक दो बार देख लेना आराम से, ये मतलब आराम से याद हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम है ऑन ऑल हैंड्स, मतलब कि एवरीवेयर, चारों ओर। मैंने अभी आपको बताया था कि हैंड एक आगे यूज़ होगा, वो किस लिए यूज़ होगा, शिप पर जितने भी वर्कर होते हैं उनको हैंड कहा जाता है, तो वही चीज़ यहाँ पर रिपीट हुई है। देखते हैं इसका जो मूल है, ओरिजिन है, नेवल से आया है ना, नौसैनिक जो भाषा होती है वहाँ से आया है। उस समय हैंड शब्द का उपयोग नाविक जो सेलर्स होते हैं उनके लिए किया जाता था, जैसे कि ऑल हैंड्स ऑन डेक, ये इडियम भी मैंने पहले बता रखा है। मतलब कि सभी के सभी जो सैनिक है वो डेक पर आ जाएं और मतलब सभी के सभी इन्वॉल्व हो जाएं, है ना। मतलब अर्थ होता था सभी नाविकों का डेक पर आ जाना। धीरे धीरे ऑन ऑल हैंड्स का अर्थ बदलकर हर दिशा से या हर व्यक्ति की तरफ से हो गया। अब यह किसी स्थिति के चारों ओर, ठीक है, या सभी पक्षों से समर्थन मिलना या प्रभाव दर्शाने के लिए यूज़ होने लगा। कुल मिलाकर ऑन ऑल हैंड्स का मतलब हो जाएगा सभी के सभी जो हैंड्स हैं, जितने भी सेलर हैं, वो सभी चारों दिशाओं से, हर जगह से, नीचे वे अगर हैं तो वे भी ऊपर आ जाएं, तो हर जगह से चारों ओर से लोगों का आ जाना, मतलब कि सेलर्स का आ जाना, जितने भी यहाँ पर वर्कर हैं उनका आ जाना। तो यहीं से ही ये निकला है ऑल हैंड्स ऑन डेक। ये भी मैंने आपको पहले बताया था कि सभी के सभी जो वे हैं वे डेक पर आ जाना, ऊपर आ जाना किसी चीज़ का, डेक पर आ जाना। और ऑल
ऑन ऑल हैंड्स, तो ये भी वही हो जाएगा, मतलब कि हर दिशा से, चारों ओर से सभी का मतलब आ जाना, ठीक है। तो एवरीवेयर, चारों ओर, ऑन ऑल हैंड्स, इसको आप याद रखें, इजी हो जाएगा। हैंड्स को आप शिप की लैंग्वेज में अगर आप याद रखेंगे तो मेरे हिसाब से आराम से ये चीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट इडियम देखते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा ऑन क्लाउड 9, मतलब कि एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड, मतलब कि सातवें आसमान पर होना, अत्यंत प्रसन्न होना। अब देखो, अमेरिकी मौसम विभाग ने बादलों को वर्गीकृत करने के लिए एक सिस्टम अपनाया था जिसमें जो नोवा क्लाउड होता था, क्लाउड 9, उसको कहा जाता था क्यूमुलोनिम्बस, ठीक है। आपने ये चीज़ ज्योग्राफी में भी सुनी होगी। यह सबसे ऊंचा और विशाल बादल होता था जो आंधी, तूफान, बिजली और बारिश से जुड़ा होता है। क्योंकि यह बादल ऊंचाई में सबसे ऊपर होता है, इसलिए इसको क्लाउड 9 कहा जाता है, और मतलब सबसे ऊंचे स्तर का प्रतिनिधि माना जाता है इसको। फिर इसे आनंद के चरम स्तर के रूप में प्रयोग किया जाने लगा, ठीक है। तो वैसे तो आपको जो ये जो है ना क्यूमुलोनिम्बस, इसमें क्यूमुलस होता है कि ये आपको पता होगा, मतलब कि एक ढेर जैसा होता है, मतलब जैसे ये ढेर है ना, ये मतलब फूला हुआ बादल होता है, और जो ये निम्बस होता है ये बारिश लाने वाला होता है। तो इसका मतलब ये वही हो जाता है, मतलब बारिश लाने वाला ढेर जैसा, मतलब बहुत ही फूला हुआ, ये देख सकते हैं इस तरह का बादल। बेसिकली 12 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहते हैं। और वैसे तो 10 टाइप होती हैं इनकी बादलों की, मतलब जैसे सिरस हो जाएगा और सिरोस्ट्रेटस हो जाएगा, ऐसे ही एक ही होता है क्यूमुलोनिम्बस, है ना। तो ये सब सारी आपने टाइप ज्योग्राफी में पढ़ी ही होंगी। वैसे तो 10वें नंबर पर भी आपने कई जगह अगर देखा हो तो ये 10th नंबर पर भी आता है, लेकिन ईडीएम के कंटेक्स्ट में देखें तो क्लाउड 9, इसको 9 नंबर दिया गया है। तो क्यूमुलोनिम्बस होता है और बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर होता है। इस चीज़ को मतलब फिर बहुत ही ज़्यादा मतलब खुश रहने के, आनंद के चरम स्तर के रूप में देखा जाने लगा, मतलब कि एक्सट्रीमली हैप्पी और एक्साइटेड, सातवें आसमान पर होना, अत्यंत प्रसन्न होना। हिंदी में भी ये कहावत तो आपने पक्का सुनी होगी, सातवें आसमान पर है ये, तो मतलब हवाओं में चल रहा है, ठीक है। तो अत्यंत प्रसन्न है वो, तो वहाँ से भी आप इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं, ईजी हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट इडियम है हमारा ऑन एज, मतलब कि नर्वस होना, अनेबल टू रिलैक्स, बेचैन हो जाना। अब देखो, मूल रूप से यह एक व्यक्ति की मानसिक स्थिति को उस स्थिति से तुलना करता है जब कोई चीज़ एज यानी कि धार पर होती है, किनारे पर होती है, जैसे कि तलवार की धार जो बेहद नुकीली होती है, संवेदनशील होती है। जब कोई व्यक्ति ऑन एज होता है तो वह बिल्कुल वैसे ही संवेदनशील या सतर्क होता है जैसे कोई वस्तु किनारे पर संतुलन बनाए खड़ी हो और किसी भी क्षण वह गिर सकती हो। अब देखो, कोई चीज़ किनारे पर है, कोई चीज़ मतलब कहते हैं ना, बिल्कुल ये तो बाल बाल ये चीज़ हुई है, मतलब किनारे से ही ये चीज़ हुई है। जैसे पास भी होते हैं ना, मान लो कोई बिल्कुल पासिंग मार्क्स के पास हुआ है, तो मतलब ये बाल बाल बच गया, या फिर ये तो किनारे से बच गया। तो वही चीज़ है, मतलब कि किनारे से कोई चीज़ होना, नर्वस हो जाना, अनेबल टू रिलैक्स, बेचैन हो जाना, ठीक है। तो आप इस कंटेक्स्ट को भी देख सकते हैं, तलवार की धार से भी इसको रिलेट कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा नुकीली, संवेदनशील होती है। और मतलब कोई चीज़ अगर बिल्कुल किनारे से होकर, कोई भी किसी भी कंटेक्स्ट में ले सकते हैं, आपको आपका कहीं भी मतलब चोट फिट लग गई, एक्सीडेंट हो गया और आप बच गए, वहाँ पर आपको कुछ नहीं हुआ, तो आप किनारे किनारे से बच गए, तो ऐसे भी हम कहते हैं। तो नर्वस हो जाओगे आप, अनेबल टू रिलैक्स, मतलब रिलैक्स नहीं कर पाओगे, बेचैन हो जाओगे, तो आप उस मतलब इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इडियम ये भी हो गया होगा। नेक्स्ट इडियम देखते हैं, ऑन गुड टर्म्स, पढ़कर ही पता लग रहा है आपके अच्छे संबंध है, आपके जो टर्म्स हैं किसी के साथ वो अच्छे हैं। वाज फ्रेंडली, मित्रवत हो जाना और मित्रता में होना। टर्म्स शब्द से बना है जिसका पुराने समय में मतलब होता था नियम, शर्तें, स्थितियाँ। जब कहा जाता था कि दो व्यक्ति ऑन गुड टर्म्स हैं तो इसका मतलब होता था कि उनके बीच समझौते, बातचीत और आपसी व्यवहार की शर्तें अच्छी हैं, ठीक है। यह वाक्यांश व्यापार, राजनीति और फिर मतलब ये तो फिर ईडियम बन ही गया और इसका फिर यूज़ होने लगा। तो ऑन गुड टर्म्स हो जाएगा आराम से, मतलब आपके अच्छे संबंध है, आपके टर्म्स किसी के साथ अच्छे हैं। जैसे देख सकते हैं, अम्मा के साथ, ये कोई बूढ़ी अम्मा है, उसके साथ इस लड़के के अच्छे टर्म्स हैं, अच्छे संबंध हैं, ठीक है, मतलब बढ़िया इनकी बातचीत है, ठीक है। तो ईडियम ईजी है, इस पर एनर्जी अपनी वेस्ट नहीं करते हैं, ईजी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा ईडियम ऑन वंस गार्ड, टू बी केयरफुल, सावधान रहना। अब देखो, सैनिकों को दुश्मन के हमले से पहले गार्ड यानी कि पहरे पर या सतर्क रहने के लिए कहा जाता था, ठीक है। जब कोई सैनिक ऑन गार्ड होता था तो वह पूरी तरह तैयार रहता था, हथियार थामे रहता था, नज़र चारों ओर रहती थी,
खतरे के लिए पूरी तरह सजग रहता था। धीरे धीरे यह जो शब्द है, यह मुहावरा है, सेना से आम बोलचाल में आने लगा और इस्तेमाल किसी भी व्यक्ति की मानसिक और भावनात्मक सदृढ़ता के लिए होने लगा। तो ऑन गार्ड का मतलब ऐसे तो गार्ड होता ही मतलब सावधान रहता है, गार्ड सतर्क रहता है, तो वहाँ से इसको रिलेट कर सकते हैं। ऑन गार्ड आप मतलब किसी के लिए आप गार्ड हैं तो आप उसके लिए मतलब सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे, उसकी मतलब देखभाल करेंगे और मतलब उसका बचाव करेंगे, केयरफुल रहेंगे, ठीक है। तो ऑन वंस गार्ड का मतलब हो जाएगा टू बी केयरफुल। देख सकते हैं ये मतलब सतर्क है और गार्ड कर रहा है, मतलब गार्ड है ये, और मतलब सावधान है ये किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी हमले के लिए। जैसे यहाँ पर बताया, मतलब हमले से पहले इसको सतर्क मतलब रहने के लिए इसको कहा जाता था। ऑन गार्ड है ये, मतलब कि पूरी तरह से तैयार है किसी भी खतरे के लिए, हथियार थामे हुए है, नज़र इसकी मतलब सतर्क है, चारों ओर देख रहा है और ख़तरे के लिए भी पूरी तरह से ये सजग है। तो ऑन वंस गार्ड मतलब कि सावधान रहना किसी चीज़ के लिए, ऑलवेज रेडी, नेवर रिलैक्स्ड। नेक्स्ट इडियम है हमारा ऑन वंस लास्ट लेग्स नियर टू डेथ, अंतिम घड़ी मृत्यु के निकट होना। लेग जो होती है टांगे, प्रतीकात्मक रूप से किसी चीज़ के सहारे या सपोर्ट को दर्शाती है, ठीक है। जैसे हमारे शरीर का पूरा जो सपोर्ट है, जो सहारा है हमारे शरीर का, वो पूरी की पूरी मतलब हमारी टांगे होती हैं। जब कोई व्यक्ति या मशीन अपनी लास्ट लेग पर होती है तो इसका मतलब होता है कि उसमें आगे चलने की ताकत नहीं बची है। अब देखो ऑन वंस लास्ट लेग मतलब कोई मतलब मरने वाला है तो वो अंतिम बार मतलब कि अपने अंतिम पैरों पर चलकर वो मतलब जैसे ये घोड़ा ही है, मतलब कोई भी चीज़ है या घोड़ा ही है, ये मतलब मरने वाला है तो ये अंतिम बार अपने पैरों से चल रहा है। और इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि ये अपने अंतिम पैरों पर है, ठीक है, ये अपने अंतिम पैरों पर है, अब ये मर जाएगा। तो अंतिम घड़ी इसकी आ चुकी है, मृत्यु के निकट है। ऐसे कोई आदमी है मतलब वो बिल्कुल मरने वाला है तो वो अंतिम बार ही अपने पैरों पर खड़ा होगा। तो वो ऑन वंस मतलब ऑन हिज लास्ट लेग कह सकते हैं, हर लास्ट लेग कह सकते हैं कि वो अपने अंतिम पैरों पर है, नियर टू डेथ है, ठीक है। तो मतलब कि उसके अंदर अब जान नहीं बची है, वो मरने वाला है। नेक्स्ट इडियम देखते हैं ऑन पर्पस, मतलब कि डेलिबरेटली, इंटेंशनली हो जाएगा, मतलब कि जानबूझकर। और अंग्रेजी के दो शब्दों का ये संयोजन है। ऑन मतलब कि जो प्रिपोजिशन होती है दिशा और लक्ष्य को दर्शाता है, पर्पस जो हो जाता है इरादा, नियत उद्देश्य है। मतलब कि पुराने अंग्रेजी में जब कोई कहता था कि कोई चीज़ ऑन पर्पस हुई है तो इसका मतलब होता था विद ए स्पेसिफिक इंटेंशन और गोल, यानी किसी नियत उद्देश्य से किया गया कार्य। कोई चीज़ इंटेंशन से की गई है, जानबूझकर, है ना, इंटेंशनली की गई है, जानबूझकर कोई चीज़ की गई है। किसी पर्पस से अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो डेलिबरेटली कर रहे हैं, जानबूझकर ही आप वो चीज़ कर रहे हैं। आपको सब चीज़ पता है, किसी पर्पस से आप कोई चीज़ कर रहे हैं। जैसे ये है, ये इसने मतलब तोड़ दिया, ठीक है, तो इसने किसी पर्पस से तोड़ा, इसको गुस्सा आया होगा, इसको पैसे नहीं मिले होंगे, मम्मी ने पैसे नहीं दिए, इसने तोड़ दिया, तो जानबूझकर इसने ये कर दिया। तो मतलब अगर कोई बंदा कोई किसी भी चीज़ को एक स्पेसिफिक पर्पस से करता है तो वो उन चीज़ों को जानबूझकर करेगा। ये सिंपल सा फंडा है। नेक्स्ट इडियम देखते हैं ऑन शैंक्स मेयर, मतलब कि ऑन फुट, पैदल। देखते हैं इसका कंटेक्स्ट क्या है। शैंक जो होता है उसका अर्थ होता है मानव शरीर में पैर का ऊपरी हिस्सा, जो जांग होती है ना वो, या फिर पिंडली भी कह सकते हैं, जो हमारे पैर में होती है, शैंक कहते हैं उसको। और जो मेयर होता है वो मतलब जो फीमेल होती है ना, मादा घोड़े को कह सकते हैं, है ना, घोड़ी, मादा घोड़ी, उसको कहते हैं मेयर। अब कल्पना कीजिए आपके पास कोई घोड़ा नहीं है और आपको कहीं जाना है तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे मतलब अपने पैरों के सहारे चलेंगे, मतलब कि शैंक के सहारे। शैंक क्या होता है अभी बताया, जांघ या पिंडली होती है, उनके सहारे चलेंगे। अब ये मुहावरा इंग्लैंड में लोकप्रिय होगा, जहाँ लोग व्यंग्य में, हंसी मजाक में कहने लगे कि उनके पास घोड़ा नहीं है इसलिए वे शैंक मेयर पर जाएंगे, यानी अपने ही पैरों का घोड़ा बनाकर जाएंगे। मतलब कि जो अपने पैर हैं उनको एज ए घोड़े की तरह ट्रीट करेंगे तो उन पर जाएंगे वे, ऑन शैंक मेयर, ठीक है। मतलब कि अपने ही पैरों पर, अपने घोड़े रूपी पैरों पर वो जाएंगे, मतलब कि ऑन फुट, पैदल ही वे जाएंगे। अब तो शैंक का मीनिंग आपको याद रखना है, ये याद रहेगा तो मेरे हिसाब से ईडियम ये हो जाएगा, अगर मेयर नहीं भी याद रहता है। नेक्स्ट ईडियम है हमारा ऑन टेंटरहुक्स। इंटरेस्टिंग है इसकी हिस्ट्री, इसका ओरिजिन, इन सस्पेंस एंड एंजाइटी, एंशियस हो जाएगा, चिंता में। ऊनी कपड़ा बनाने के बाद उन्हें सुखाने और सीधा करने के लिए एक यंत्र इस्तेमाल किया जाता था जिसका नाम होता था टेंटर, ठीक है।
टेंटर, अब ये जो एक फ्रेम होता था जिसके किनारों पर हुक लगे होते थे, देख सकते हैं ये जो हुक लगे हैं इसके किनारों पर हुक लगे हैं, इसको टेंटर कहा जाता था। पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है कपड़े को खींचकर इन हुक्स में लगा दिया जाता था ताकि वो सिकुड़े नहीं और सीधे बने रहें। अब देखो इन हुक में फिट कर दिया और नीचे वालों में ये कर रही है, तो जो भी सलवटें होंगी मतलब जो भी वो सिकुड़न होगी वो हट जाएगी। तो जब कपड़ा इन टेंटर हुक्स पर होता था बहुत ही ज़्यादा तना हुआ होता था, स्ट्रेच्ड होता था, टाइट होता था, तनाव में होता था। इसी तरह से मुहावरा निकला और उसका मीनिंग हो गया जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा तनाव में होता है, इंतजार में होता है, जैसे कि कपड़ा टेंटर हुक्स पर तनाव में होता है, तो ऐसे ही इसका मतलब सस्पेंस में हो जाएगा, एंजाइटी में हो जाएगा, चिंता में हो जाएगा इसका मीनिंग ऑन टेंटर हुक्स। मतलब मानो आप टेंटर हुक्स में फंसे हुए हैं, ठीक है, मतलब आप बहुत ही ज़्यादा तनाव में हैं क्योंकि कपड़ा भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तनाव में रहेगा और एंजाइटी में मतलब रहोगे आप, चिंता में रहोगे, सस्पेंस में रहोगे, ठीक है, तनाव में रहोगे। इस तरह से आप इस इडियम को टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा ऑन द एयर। ऑन द एयर, AIR भी इसको कह सकते हैं, AIR है ना, रेडियो आती थी वही है, ब्रॉडकास्ट ओवर द रेडियो और ऑन टीवी। रेडियो या टीवी पर प्रसारित होना किसी चीज़ का। जब रेडियो का आविष्कार और प्रसारण शुरू हुआ उस समय रेडियो तरंगों के माध्यम से आवाज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता था। चूँकि रेडियो तरंगे एयर में फैलती हैं, हवा में फैलती हैं, इसलिए जब कोई कार्यक्रम ब्रॉडकास्ट होता था तो कहा जाता था कि वह ऑन द एयर है, यानी कि वह आवाज़ इस वक्त हवा में एयरवेव्स में तैर रही हैं और लोग उसको सुन रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आप आराम से रिलेट कर सकते हैं। मतलब रेडियो पर जब कोई बोलता था तो उसको मतलब ऑल इंडिया में वो प्रसारित होता था और सब मतलब गाने सुनते थे, बातें सुनते थे, इन्फॉर्मेशन सुनते थे, न्यूज़ सुनते थे। तो ऑन द एयर मतलब कोई चीज़ हवा में है तो वो चीज़ मतलब ब्रॉडकास्ट हुई है, टीवी या रेडियो पर प्रसारित वो चीज़ हो चुकी है। नेक्स्ट इडियम है ऑन द बैक बर्नर। ये भी आपको इमेज से भी आप रिलेट कर सकते हैं, मतलब एक मतलब इमेजिनेशन से भी आप रिलेट कर सकते हैं। अभी बताता हूँ कैसे। टू टेम्परेरली नॉट डील विथ सम मैटर बिकॉज इट इज़ नॉट अर्जेंट। कोई चीज़ अर्जेंट नहीं है तो आप उसको मतलब उस समय डील नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा ज़रूरी नहीं होने की वजह से बाद के लिए टालना। अब देखो 4 ये बर्नर की गैस है। अब जैसे ये लड़का लग रहा है, इसके लिए ये जो 2 बर्नर होंगे ये होंगे फ्रंट वाले और ये 2 जो रहेंगे वो होंगे बैक वाले। सेम चीज़ अगर आप इधर से खड़े हों तो ये चीज़ आपके लिए फ्रंट हो जाएगी और ये चीज़ हो जाएगी बैक। फ़िलहाल उसकी सिचुएशन देखते हैं जिसमें लड़का खड़ा है, उसके लिए ये चीज़ हो जाएगी बैक बर्नर, ठीक है। अब कुछ चीज़ इसने 2 चीज़ यहाँ पर पकाने के लिए रख दी हैं, ठीक है, और वो उसके फ्रंट में ही है, तो इनमें कुछ एक ऐसी चीज़ होगी जो बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने योग्य चीज़ें होंगी। मतलब बार बार उसको, जैसे दूध ही रख दिया, मान लो इसमें किसी में दूध है तो दूध एकदम उबल जाता है तो वो इसने फ्रंट पर रखा, ठीक है। बैक पर वो चीज़ रखेगा जो मतलब जिस पर ध्यान कम दिया जाए, तो वही चीज़ है ऑन द बैक बर्नर। अगर कोई चीज़ बैक पिछले वाले बर्नर पर है उस पर मतलब वो कुल मिलाकर वो चीज़ कम ध्यान देने योग्य है। पुराने समय में जब लोग गैस स्टोव और चूल्हे पर खाना बनाते थे तब स्टोव के सामने के बर्नर पर वे बर्तन रखते थे जिनमें खाना तेज़ आंच पर पकाना होता था, यानी उनका ध्यान उन्हीं पर रहता था। जब कोई चीज़ धीमी आंच पर पकानी होती थी जिसे तुरंत नहीं देखना होता था या थोड़ा सा कुछ समय के लिए भी रख देना होता था, बाद में देखा जाएगा, तो या फिर धीमी आंच पर उसको पकता छोड़ दिया जाता था, तो उसे पीछे के बर्नर पर, बैक बर्नर पर रख देते थे। तो यहीं से विचार आया कि कोई चीज़ अगर बैक बर्नर पर है तो उसको मतलब अभी के लिए टाला जा सकता है, वो प्राथमिक नहीं है, वो प्राइमरी चीज़ नहीं है, ठीक है। इडियम ईजी है, आराम से आप इस कंटेक्स्ट से इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है ऑन द बॉल। टू बी अलर्ट होना, अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट्स एंड क्विक टू रिएक्ट। चौकस होना। खेलों में जैसे फुटबॉल, बेसबॉल, जब खिलाड़ी गेंद पर ध्यान केंद्रित रखता है तो वह बेहतर प्रदर्शन करता है, यानी ऑन द बॉल। ऑन द बॉल का मतलब आपने बॉल के ऊपर, है ना, बॉल के ऊपर आपने ध्यान केंद्रित कर रखा है, आप अलर्ट हैं, आपने मतलब अपना सारा का सारा ध्यान मतलब बॉल पर रख रखा है। इसका मतलब हुआ खिलाड़ी पूरी तरह से सतर्क है और वो तैयार है बिल्कुल, ठीक है। तो ऑन द बॉल आप स्पोर्ट से कनेक्शन रख के इसको याद करेंगे, मतलब कि आप चौकस हैं, आपने बॉल पर ध्यान बनाए रखा हुआ है। नेक्स्ट इडियम है ऑन द ब्रेड लाइन। ब्रेड लाइन वर्ड हमने पहले भी डिस्कस किया है। टू बी वेरी पुअर, अत्यंत गरीबी में। अमेरिका और ब्रिटेन से इसकी उत्पत्ति हुई है जब आर्थिक मंदी आ रही थी और वहाँ पर लोगों को भोजन के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था।
इन लाइनों को ब्रेड लाइन कहा जाता था, जहाँ सरकार या समाज सेवी संस्थाएं जो होती थी गरीबों को मुफ्त रोटी या भोजन बांटती थी। जो लोग बहुत ज़्यादा गरीब होते थे, 2 वक्त की रोटी के लिए दूसरों पर निर्भर होते थे, वे इन्हीं ब्रेड लाइन्स में अक्सर खड़े दिखाई देते थे। इसलिए किसी की स्थिति को ऑन द ब्रेड लाइन कहना यह दर्शाता है कि वो बहुत ज़्यादा गरीब है और गरीबी में जीवन यापन अपना कर रहा है। ठीक है, जो उसके जीवन है वो सरकार या दान के सहारे ही कट रहा है। तो ऑन द ब्रेड लाइन का मतलब हो गया वो बहुत ज़्यादा पुअर है, अत्यंत गरीबी में है, ये ब्रेड लाइन है। आप इसको आसानी से रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि सभी गरीब हैं और मतलब ये जो कोई जैसे बांट देते हैं ना, काफ़ी लोग या काफ़ी संस्थाएं, सरकार भी बांट देती है खाना पीना, तो उसकी लाइन में लगे हुए हैं, यानी कि ये पुअर हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा ऑन द ब्रिंक या फिर वर्ज ऑफ। ऑन द ब्रिंक ऑफ या फिर ऑन द वर्ज ऑफ, एट द पॉइंट ऑफ, कगार पर, बहुत ज़्यादा करीब होना। अब देखो ब्रिंक जो वर्ड होता है इसका मतलब ही होता है किनारा, यानी कि किनारा जैसे कि खाई हो जाती है, चट्टान हो जाती है, संकट के मुहाने पर कोई किनारा होना। ठीक है, वर्ज का मतलब हो जाता है सीमा, किनारा या ट्रांजिशन पॉइंट, जहाँ से एक चीज़ दूसरी चीज़ में चेंज हो जाती है, किसी खतरनाक स्थिति के बिल्कुल किनारे पर होना। तो ये तो डायरेक्ट मतलब वर्ड का मीनिंग अगर आपको पता हो तो इडियम आराम से टैकल आप कर सकते हैं। मतलब कि कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा करीब होना, कगार पर होना, किसी चीज़ मतलब किनारे पर ही होना, मतलब बिल्कुल होने वाली है ये चीज़। ठीक है, ब्रिंक याद रखेंगे आप और वर्ज भी याद रखेंगे। दोनों का मतलब हो जाता है किनारा और मतलब दोनों ही स्लैश लगाकर कोई भी आ सकता है, ब्रिंक ऑफ भी आ सकता है, वर्ज ऑफ भी आ सकता है। नेक्स्ट इडियम है हमारा ऑन द कार्ड्स, लाइकली टू हैपन, प्रोबेबल, एंटिसिपेटेड, संभावित होना कोई चीज़। देखो प्राचीन समय में ताश का इस्तेमाल जो है ना वो भविष्य बताने के लिए हुआ करता था। जब कोई चीज़ किसी व्यक्ति के ताश में दिखती थी तो कहा जाता था कि वह घटना उसके लिए ऑन द कार्ड्स है, यानी उसके भविष्य में संभवतः वो चीज़ घटने वाली है। अब जैसे ये है ना, मैजिशियन है या फिर फ्यूचर देखती है। अब ये किसी व्यक्ति के कार्ड में इसको कुछ दिख गया, ठीक है, तो वो जो इसको घटना दिखी वो ऑन द कार्ड्स है, मतलब कि वो संभावित होने वाली है। ये उसको बता देगी कि भाई ऐसे ऐसे ये चीज़ आपकी घटने वाली है। ऑन द कार्ड्स मतलब कार्ड के अंदर ये चीज़ आपकी मुझे दिखाई दी है तो इसकी संभावना है। ठीक है, तो इडियम ये भी आराम से आपका हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम है ऑन द कफ, ऑन क्रेडिट, उधार पर। अब देखो जैसे ये ऑन द कफ है, ऐसे ही आपने अभी कुछ टाइम पहले ऑफ द कफ पढ़ा होगा। ठीक है, ऑफ द कफ। अब जो ऑफ द कफ होता था ना, इसका मतलब होता था, मैंने आपको बताया था विदाउट प्रिपरेशन। इसमें मैंने क्या बताया था आपको, मतलब जब कोई बंदा भाषण दे रहा होता है या किसी को कहीं खड़ा किया जाता है पहली बार उसको बोलने के लिए, अब उसने तैयारी तो नहीं की है तो जल्दबाजी में उसने अपनी जो कफ होता है, ठीक है, जो बाजू होती है शर्ट की, उस पर वो चीज़ें लिख लेता है और बिना तैयारी के वहाँ से देखकर उसको बता देता है। तो यानी कि वो बिना तैयारी के गया है, विदाउट प्रिपरेशन वो गया है, तो ये तो हो जाएगा ऑफ द कफ। अब इसी से मिलती जुलती है एक चीज़ ऑन द कफ, इसका मतलब हो जाता है ऑन क्रेडिट, उधार पर। तो इसको देखते हैं, मतलब अमेरिका में लोकप्रिय हुआ है 20वीं सदी में, छोड़ो इसको। तो उस दौर में जब दुकानें और छोटे कारोबारी ग्राहकों को सामान उधार पर देते थे तो वे अक्सर ग्राहक का नाम, उधारी की रकम अपनी कमीज की आस्तीन कफ पर जल्दी से लिख लिया करते थे, खासकर तब जब उनके पास कोई नोटबुक नहीं होती थी, या फिर ये भी रिलेट कर सकते हैं काफ़ी सारे अगर बंदे खड़े हैं तो उसके पास टाइम नहीं है या कोई नोटबुक नहीं है लिखने के लिए, तो वो अपने कफ पर अपनी कमीज की जो आस्तीन होती है उस पर फटाफट से लिख लेते थे कि भाई ऐसा ऐसा, मतलब ये एक बंदा आया, ये आया, इसकी जो उधारी है वो इतनी इतनी हुई, तो इसने यहाँ पर लिख ली। ठीक है, जैसे देख सकते हैं रवि के 112 रुपये, गोपाल के रुपये हैं, ठीक है, 7 रुपये, और मतलब इस तरह से आप लिख सकते हैं, मतलब लिखा जाता था क्योंकि कफ हाथ के पास होती है और उस पर लिखना आसान होता था। तो यह एक तात्कालिक तरीका बन गया उधारी को याद रखने का। तो दो चीज़ दोनों आपको ये याद रखने हैं, ऑफ द कफ, ऑन द कफ। ऑन द कफ हो जाता है उधारी पर, मतलब आपने किसी को उधार दिया है तो आपने वो चीज़ याद रखने के लिए अपने कफ पर लिखी है। ऑफ द कफ हो जाता है विदाउट प्रिपरेशन, मतलब आपको पोडियम पर बुलाया गया, आपसे स्पीच करवाई गई, तो आपने वो चीज़ फटाफट में किसी से पूछ पाछ कर या आपके दिमाग में एक आध पॉइंट आए तो आपने वो अपने कफ पर लिख लिया है। तो बिना किसी प्रिपरेशन के आप आए हैं तो वो चीज़ आप याद रखनी है आपको, ऑफ द कफ, ऑन द कफ। ठीक है, नेक्स्ट इडियम देखते हैं ऑन द डबल। पढ़कर ही पता लग रहा है आपकी स्पीड डबल करने को कोई कह रहा है, एट ए फास्ट पेस। पेस हो जाता है वही, मतलब कि अपनी स्पीड।
मिलिट्री से निकला है। ब्रिटिश और अमेरिकी सेनाओं में सैनिकों को आदेश दिए जाते थे कि वे किसी कार्य को करने के लिए ऑन द डबल चलें, मतलब कि अपनी स्पीड डबल कर लें। डबल टाइम एक सैन्य शब्द है जिसका मतलब होता है दुगनी चाल से मार्च करना, दौड़ना। इजी इडियम हो जाएगा मूव ऑन द डबल, मतलब कि तेज़ी से अपन चलो, ठीक है, मतलब जो आपकी नॉर्मल स्पीड है उससे डबल चलो। ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ इट व्हाट अपियर्स ऑन द सरफेस, सुपरफिशियली हो जाएगा, मतलब कि पहली नज़र में। अब देखो पहली नज़र में कोई चीज़ देखते ही जो आप उसको जज करते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ पहली नज़र में हो जाती है, तो वो ही है जैसा ऊपर ऊपर से दिखता है पहली नज़र में, यानी चीज़ों को गहराई से जांचे बिना केवल उसका जो बाहरी स्वरूप होता है उसका सतही तौर पर, मतलब कि बाहर बाहर से उसको देखने पर जो प्रतीत होता है उसको ऑन द फेस कहते हैं। मतलब कि पहली नज़र में जो चीज़ दिखती है वही चीज़ आपने डिस्क्राइब कर ली, वही चीज़ आपने दिमाग में बिठा ली, वही चीज़ आपने दुनिया में गा दी कि हाँ मैंने तो इसको ऐसा देखा था, उसका मतलब अंदर से वो क्या है कैसे है उसको उसकी बिना परवाह किए, ठीक है। तो ऑन द फेस ऑफ इट मतलब कि पहली नज़र में कोई चीज़ को जज करना, डिस्क्राइब करना। नेक्स्ट इडियम है ऑन द फेंस, मतलब कि हॉल्टिंग बिटवीन टू ऑप्शन, निर्णय न कर सकना और उलझन में होना। फेंस होता है बाड़ा, बाड़ा कह सकते हैं, फेंसिंग होती है ना, मतलब किसी चीज़ को अलग करने के लिए बेसिकली खेतों में यूज़ की जाती है फेंसिंग, कहीं भी वैसे घर के चारों ओर भी फेंसिंग हो जाती है। बाड़ होती है फेंस, ये एक सिंबल है दो जमीन या फिर दो विकल्पों को अलग करने वाली रेखा का। जब कोई व्यक्ति फेंस पर बैठा हो तो वह इस तरफ न तो वो इस तरफ होता है न ही उस तरफ होता है, यानी वह किसी एक पक्ष या फैसले की ओर झुका हुआ नहीं होता है। मान लो उधर कोई और एरिया है, ठीक है, यहाँ पर कोई और एरिया है, वैसे ये जॉब ए है और जो जॉब बी है वो यहाँ होनी चाहिए थी, ठीक है, तो ये बैठ गया फेंस पर, तो ये ना तो उधर जा पा रहा है ना ये इधर जा पा रहा है, तो ऑन द फेंस है, मतलब कि दोनों सिचुएशन के बीच में है, मतलब कि दो जो अलग अलग परिस्थितियाँ हैं उनके बीच में है और किसी भी एक और नहीं जाना चाह रहा है, निर्णय नहीं कर सक पा रहा है वो, ठीक है, निर्णय करने की कैपेबिलिटी नहीं है उसके अंदर, उलझन में है अभी भी, हॉल्टिंग बिटवीन टू ऑप्शन, ठीक है, समझ चुके होंगे आप, फेंस पर वो बैठा है। नेक्स्ट इडियम है हमारा ऑन द होराइजन। होराइजन का मतलब हो जाता है हमारा एन इवेंट दैट इज़ लाइकली टू हैपन सून, मतलब कि जल्दी होने की संभावना होना। अब होराइजन का जो मतलब होता है क्षितिज, क्षितिज भी कह सकते हैं, यानी वह रेखा जहाँ पर आकाश और धरती या फिर समुद्र कह सकते हैं एक दूसरे को छूते हुए नज़र आते हैं, ठीक है। जैसे आपने समुद्र में देखा होगा तो एक जो ऐसे लाइन बन जाती है ना, आकाश और पानी दोनों मिलते हुए नज़र आते हैं, उसको होराइजन बेसिकली कहा जाता है। समुद्री मैदानों में जब कोई चीज़ बहुत दूर से आती है जैसे कोई जहाज़, तो वो पहले क्षितिज पर दिखाई देता है और धीरे धीरे मतलब वो आपके पास आता हुआ मतलब बड़ा होने लगता है, पास आता हुआ दिखता है। इसी विचार से मुहावरा बना ऑन द होराइजन का मतलब हो जाता है जब कोई चीज़ अभी तो वो दूर है लेकिन जल्दी ही नज़दीक आ सकती है, जल्दी होने की संभावना किसी चीज़ की होना, ऑन द होराइजन हो जाएगा, मतलब कि एन इवेंट दैट इज़ लाइकली टू हैपन सून, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये भी आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट इडियम देखते हैं ऑन द लेवल। ऑनेस्ट हो जाएगा ईमानदार। फ्रीमेसन एक रहस्यमयी और प्रतीकात्मक संगठन था जिसमें इमारतें बनाने वाले कारीगर मैसन्स शामिल होते थे। मैसन कौन होते थे? जो ये मिस्त्री होते हैं ना, मैसन, उनको कहते हैं। वहाँ लेवल नापने का एक औजार होता था, ये चीज़ तो आपने देखी होगी, मिस्त्री के पास देखी होगी, ये लेवल नापने का एक यंत्र होता है। वहाँ पर लेवल जो नापने का औजार होता है उसको समानता, ईमानदारी, सच्चाई का प्रतीक माना जाता था। लेवल जो औजार का इस्तेमाल ये होता था सतह को एकदम समतल लेवल करने के लिए किया जाता था, है ना, फर्श पे ये लेवल देखने के लिए ही बेसिकली यूज़ किया जाता है, जो न्याय और ईमानदारी का प्रतीक बन गया। धीरे धीरे यह शब्द ऑन द लेवल मुहावरे में बदल गया, जिसका मतलब हो गया जैसा कुछ है वैसे ही बताया गया है, यानी कि बिना बिल्कुल झूठ बोले, बिना धोखा किए और बिना चालाकी के, ठीक है, यानी कि मतलब कि आपने ईमानदारी से काम किया है। ऑन द लेवल है कोई चीज़, मतलब कि आप ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं मतलब ये जो है इन्होंने मतलब ऑन द लेवल काम किया है, बिल्कुल ईमानदारी से काम किया है। नेक्स्ट इडियम है हमारा ऑन द रॉक्स। इन ए स्टेट ऑफ डिफिकल्टी, डिस्ट्रक्शन और रुइन हो जाएगा, मतलब कि कठिनाई, विनाश, बर्बादी की स्थिति में होना। अब देखो जहाज से ही, शिप से ही इसका रिलेशन है। जब कोई जहाज चट्टान या फिर रॉक से टकराता था तो वह अक्सर डूब जाता था, क्योंकि क्योंकि इसके नीचे अगर मतलब चट्टान से टक्कर लगती थी तो नीचे का मतलब जो पोर्शन है
डैमेज हो जाता था, पानी अंदर बढ़ जाता था, तो अब इसका मतलब डूबना तय है। बर्बाद हो जाता था, इसलिए जब कोई चीज़ ऑन द रॉक्स होती है तो उसका मतलब होता है कि वह खतरे में है, लगभग नष्ट होने वाली है। ये बाद में रूपक के रूप में रिश्ते, व्यवसाय, योजना के लिए भी यूज होने लगा कि जो चीज़ ऑन द रॉक्स है वो मतलब विनाश होने वाला है, बर्बाद होने वाला है, कठिनाई में है। तो आप इसको शिप से रिलेट करेंगे, रॉक से रिलेट करेंगे, इमेज से रिलेट करेंगे, इडियम आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम है ऑन द सेम पेज। अब देखो इसको थोड़ा सा ब्रॉड कंटेक्स्ट में अगर आप सोचें कि आप सेम पेज पर हैं तो कहीं ना कहीं आपकी मतलब थिंकिंग हुई, आपकी वर्किंग हुई, वो लगभग सिमिलर चल रही है। टू अंडरस्टैंड एंड एग्री, बी इन एग्रीमेंट, थिंकिंग इन द सेम मैनर, समझकर सहमत होना। इस मुहावरे की कल्पना एक ऐसे दृश्य से ली गई है जहाँ लोग एक ही किताब, रिपोर्ट, दस्तावेज पढ़ रहे होते हैं। अगर वे सभी एक ही पेज पर हों तो इसका मतलब है वे एक जैसी जानकारी देख रहे हैं और एक जैसी जानकारी को समझ रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है ऑन द सेम पेज पर होना। तो जैसे ये है एक ही पेज पर हैं तो ये समझ कर आपस में कोलैब करके या फिर मतलब अपनी थिंकिंग को मैच करके ये चीज़ें सहमत होकर एक दूसरे से ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, तभी ये एक ही पेज पर हैं। नेक्स्ट इडियम है ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, टू एक्ट एट वंस, एक्टिंग इम्पल्सिवली विदाउट थिंकिंग, मतलब कि आकस्मिक रूप से अचानक कोई चीज़ करना, मतलब कि आवेग में करना कोई चीज़। अब देखो इसमें जो स्पर है ना, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। स्पर जो होता है ये एक धातु की नुकीली चीज़ होती है जो घुड़सवार अपने जूतों की एड़ी में लगाता है, जिससे घोड़े को तेज चलाने के लिए चुभाया जाता है। बेसिकली स्पर होता है ये। ठीक है, और ये वैसे तो देखो यहाँ नीचे लगाया जाता है इसको, ये थोड़ा ऊपर, मतलब थोड़ा सा बग है इसमें इमेज में, तो आप इसको रिलेट कर लें कि ये चीज़ यहाँ पर लगी है इसके पैरों में। अब देखो जैसे घोड़े को तेज़ चलाने के लिए ये चुभा दिया जाता था, तो घोड़ा जो है बहुत मतलब तेज़ी से अपने ये चीज़, मतलब जो काउबॉय होते थे ना, एक मतलब टोपी लगाकर, ये वाली टोपी कहीं कहीं आपने किसी ने ना तो देखी होगी, आपने, मैंने तो देखी है, जो मतलब वे टोपी पहन कर रखते हैं, उनके पैरों में यही बंधा रहता है। तो ये वही चीज़ होती है घोड़े पर, मतलब घोड़े को चुभाने के लिए, ताकि उसको चुभाए और घोड़ा तेज़ी से एकदम मतलब एकदम इम्पल्सिवली, मतलब आवेग से एकदम वो रिएक्ट करे और तेज़ी से भाग ले। मोमेंट मतलब किसी विशेष समय या क्षण के लिए यूज़ होता है। जब घुड़सवार घोड़े को स्पर मतलब एड़ी से चुभन देता है तो घोड़ा अचानक तेज़ी से दौड़ पड़ता है। उसी तरह अगर कोई इंसान अचानक बिना योजना के कोई फैसला करता है तो उसे कहा जाता है उन्हें ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट निर्णय लिया है, मतलब कि उसने बिना सोचे समझे एकदम एकदम मतलब आवेग में फैसला ले लिया है, बिना किसी योजना के फैसला लिया है। ठीक है, आकस्मिक रूप से अचानक से ही उसने, क्योंकि ये चीज़ मान लो आपको भी कोई चीज़ चुभाई जाए तो आपको एकदम एकदम रिएक्ट करेंगे आप, कुछ नहीं आपको दिमाग में रहेगा, आप एकदम रिएक्ट करेंगे मतलब उसको हटाने के लिए। तो सेम चीज़ ऐसे ऐसे ही घोड़े के साथ है, इसको ये चुभाई जाती है, एकदम रिएक्ट करता है, आप इसका फेस देख भी सकते हैं, एकदम रिएक्ट करेगा। तो ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट में आपको इस पर रिलेट रखना है, मतलब कि आकस्मिक रूप से, आवेग में, अचानक चीज़ों का होना। ठीक है, नेक्स्ट इडियम देखते हैं ऑन द स्ट्रेट एंड नैरो। ऑन द स्ट्रेट से ही आप इसको रिलेट कर सकते हैं, मतलब सीधा सीधा रास्ते पर। द स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड एथिकली एक्सेप्टेबल, सही रास्ते पर होना कोई चीज़। स्ट्रेट का मतलब है सीधा, नैरो का मतलब हो जाता है संकुचित या फिर कठिन रास्ता, यानी वो मार्ग जो धर्म, ईमानदारी और आत्मसंयम से जुड़ा होता है। तो ये भी हो जाएगा ऑन द स्ट्रेट, मतलब कि सीधे सीधे रास्ते पर चलना, सही रास्ते पर चलना, गलत नहीं जाना, मतलब इधर उधर मतलब जो ये गलत चीज़ें होती हैं उनका आचरण ना करके सीधे सीधे रास्ते पर चलना। देख सकते हैं मतलब ये सीधे रास्ते पर चल रही है। नेक्स्ट ईडियम है हमारा ऑन द टिप ऑफ माई टंग, मतलब कि रेडली अवेलेबल इन माई मेमोरी, जुबान की नोक पर होना, कोई चीज़ स्मृति में उपलब्ध होना। अब देखो ऑन द टिप ऑफ माई टंग, मेरी जुबान की मतलब कि नोक पर है, टिप पर है। जुबान की कोई नोक पर कोई चीज़ है ना, तो इसका मतलब है आपके मतलब आपकी जुबान में कोई चीज़ आ रही है, आप बोलना चाह रहे हैं, दिमाग में कोई चीज़ है, मुंह में भी मतलब वो आ गई है, बस उसको बोलना है, मतलब कि शब्द दिमाग में है और बोलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं आप, मतलब मिली सेकंड में वो चीज़ मतलब एक्सप्रेस करने वाले हैं, लेकिन किसी कारणवश आप नहीं निकालते हैं मुंह से। तो ऑन द टिप ऑफ माई टंग मतलब कि जुबान की नोक पर होना, कोई चीज़ मेरी मतलब मैं बोलने वाला था बिल्कुल, उसको मेरी स्मृति में थी वो चीज़, मतलब मन भी कर रहा था बोलने का, लेकिन कुछ एक लिमिटेशन थी जिनकी वजह से मुझे चुप रहना पड़ा, तो वो मेरी जो जुबान है उसकी नोक पर थी।
देख सकते हैं, मतलब इसके दिमाग में बहुत चीज़ें चल रही हैं लेकिन ये कुछ भी बोल नहीं रही है, तो मतलब कि इसकी ज़ुबान की नोक पर है, इसके टंग की टिप पर वो चीज़ें हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा ऑन द वेन, ऑन द डिक्लाइन, क्षीण होना, पतन होना। वेन वर्ड आपको पता होना चाहिए, पहले भी हमने करा रखा है। वेन का मतलब हो जाता है मतलब किसी चीज़ का घटना, है ना, कमज़ोर होना, कम होना। वेन जो शब्द है इसका मतलब हो जाता है कम होना, घट जाना। चंद्रमा जब अपनी पूर्ण अवस्था फुल मून से धीरे धीरे घटने लगता है तो उसको कहा जाता है द मून इज़ ऑन द वेन। लोगों ने इस प्राकृतिक क्रिया का रूपक इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, मतलब कि मेटाफर रूप में। चांद घटता है वैसे ही कोई व्यक्ति, स्थिति, शक्ति या लोकप्रियता भी समय के साथ धीरे धीरे घटती जाती है। तो ऑन द वेन सीधा सीधा इसका मतलब हो जाएगा वेन, अगर आपको पता है, मतलब कि किसी चीज़ में कमी होना, ठीक है, क्षीण होना, कोई चीज़ घट जाना। नेक्स्ट इडियम है ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 60, टू बी ओल्डर देन 60 मतलब 60 से अधिक आयु का। रॉन्ग साइड ये एक फ्रेज़ होता है जो काफ़ी सारे उसमें मतलब जो जैसे ये देख सकते हैं ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 30, ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 40, ये काफ़ी जगह यूज़ हो जाता है। इसका जो अर्थ है उस उम्र सीमा से आगे निकल जाना है जिसे समाज में यूथफुल या फिर एक्टिव एज माना जाता है। मानो आप एक यूथफुल जो एज होती है, एक्टिव एज होती है, उससे ऊपर निकल गए हैं तो रॉन्ग साइड वहाँ पर वर्ड यूज़ किया जाएगा। मतलब कि ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 30 मतलब कि 30 की उम्र से पार कर चुके हैं। मतलब आपके समाज में मान लो 30 से ऊपर वाले को उम्र दराज अगर माना जाता है तो वहाँ पर कहेंगे ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 30, मतलब कि आपने 30 की उम्र पार कर ली है। ऐसे ही ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 40 से ज़्यादा उम्र हो जाना। ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 60 साल से ऊपर हो जाना। यह वाक्य दर्शाता है कि उम्र अब उस मोड पर पहुंच चुकी है जिसे लोग अक्सर बुढ़ापे की शुरुआत मानते हैं। अलग अलग जगह की अलग अलग कंटेक्स्ट हो सकते हैं, ठीक है, कहीं 30 से ज़्यादा, कहीं 40 से ज़्यादा, कहीं 60 से ज़्यादा है। तो ये तो मतलब इसको तो छोड़ो, मतलब रॉन्ग साइड आपको रिलेट कर लेना है। रॉन्ग साइड जहाँ पर आएगा मतलब कि उससे एक्सीड कर दी, 60 से एक्सीड कर दी आपने अपनी एज। नेक्स्ट इडियम है हमारा ऑन थिन आइस, पढ़कर ही पता लग रहा है थिन आइस में है आप पतली बर्फ़ के ऊपर हैं, मतलब रिस्की सिचुएशन में। इन्हें प्रिकेरियस, डेंजरस और रिस्की सिचुएशन, जोखिम भरी स्थिति में होना। प्रिकेरियस भी हमने आपको करा रखा है, परी का कैरियर मतलब खतरनाक अवस्था में है। उत्तरी देश जैसे कि रूस, कनाडा, स्कैंडिनेवियाई जो देश होते हैं वहाँ से ये आया है, जहाँ पर झीलें जो पानी की झीलें होती थी, तालाब होते थे, वे सभी बर्फ़ से ढक जाते थे। जब कोई व्यक्ति जमी हुई झील के जो एक पतली बर्फ़ की एक लेयर होती है ना, ये तो मोटी लेयर है, ये पतली लेयर है, अगर कोई पतली लेयर पर चलता है तो वो उसके नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है क्योंकि वो इतना वेट नहीं झेल पाती। ऑन थिन आइस का मतलब हो जाता है कि कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में है जहाँ पर जरा सी गलती उसको नुकसान पहुँचा सकती है, जोखिम भरी स्थिति में है, ठीक है। पतली बर्फ़ के ऊपर चल रही है तो जोखिम भरी स्थिति में तो होगी ही। वंस एंड फॉर ऑल मतलब कि ब्रिंग टू एन एंड, फाइनली, कॉन्क्लूसिवली मतलब कि हमेशा के लिए। वंस का मतलब हो जाता है एक बार, फॉर ऑल का मतलब हो जाता है सबके लिए, हमेशा के लिए। तो ये मुहावरा इस्तेमाल तब होता है जब कोई काम या बहस एक बार में पूरी तरह से ख़त्म कर दी जाती है ताकि दोबारा उस पर लौटना न पड़े। मतलब एक बार ही आपने कोई चीज़ करी, जैसे फर्स्ट अटैम्प्ट होता है ना, फर्स्ट अटैम्प्ट में आपने CGL फोड़ दिया, वही चीज़ है। मतलब आपने कोई चीज़ पहली बार करी और पहली बार में उसको ख़त्म कर दिया ताकि मतलब, और मनचाही पोस्ट भी ले ली, लोकेशन भी ले ली, दोबारा आप उस पर लौटना ना पड़े। ब्रिंग टू एन एंड, फाइनली, कॉन्क्लूसिवली हो जाएगा, हमेशा के लिए आपने वो चीज़ ख़त्म कर दी है। जैसे ये है सेटल्ड, डबल टी होगा, है ना, सेटल्ड वंस एंड फॉर ऑल, इसने कोई चीज़ सेटल कर दी है वंस एंड फॉर ऑल, मतलब हमेशा के लिए कोई चीज़ इसने ख़त्म कर दी है, दोबारा अब इस चीज़ को उसको उठाना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट इडियम है हमारा वंस बिटन ट्वाइस शाई, पढ़कर पता लग रहा है एक बार चोट खाई, दो बार आप सोचोगे अगली बार, मतलब डर कर काम करोगे। एन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस इंड्यूसेस कॉशन, मतलब कि चेतावनी, सावधानी को वो मतलब आप मतलब एनकरेज होंगे उस चीज़ के लिए। कोई अगर मान लो गलत घटना आपके साथ घट गई, दोबारा अगर आप उसी सिचुएशन में होंगे तो आप एक बार सचेत होंगे, आप एक बार सोचेंगे। ए बिटर एक्सपीरियंस मेकिंग वन कॉशस फॉर फ्यूचर, एक ख़राब एक्सपीरियंस मतलब फ्यूचर में आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि ये करूँ या ना करूँ। वही चीज़ जैसे हिंदी में कहा जाता है दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, सोच समझ कर किसी काम को करना। वंस बिटन का मतलब हो जाता है एक बार किसी चीज़ से चोट खाना। ट्वाइस शाई का मतलब है अगली बार डर कर बचना, है ना, सावधानी बरतना किसी चीज़ में, ठीक है।
तो ईडियम इजी है, आराम से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट ईडियम है वंस इन ए ब्लू मून। ब्लू मून बेसिकली एक सिनेरियो होता है। मीनिंग देखते हैं पहले इसका। रेयरली एंड इनफ्रिक्वेंटली, ओकेजनली हो जाएगा, ईद का चांद होना, कभी कभी होना, बहुत कम होना। ब्लू मून एक खगोलीय घटना है जब एक ही महीने में 2 बार पूर्णिमा होती है। यह जो घटना होती है लगभग 2.5 से 3 साल में एक बार होती है, तो ये रेयर तो होगी ही, है ना। जो चीज़ 2.5-3 साल में एक बार हो रही है वो रेयर है। ऐसी दुर्लभता को दर्शाने के लिए अंग्रेजी में मुहावरा प्रचलन में आया। ब्लू मून असामान्यतः लगता है, इसलिए इसका मतलब बन गया कभी कभार ही होने वाला। कहते हैं ना कि मतलब भाई तू तो ईद का चांद हो गया, मतलब कभी कभी दिखता है। तो वंस इन ए ब्लू मून आप ब्लू मून से रिलेट करेंगे। ब्लू मून एक रेयर घटना है, ऐसे ही किसी चीज़ का रेयर हो जाना। वन ट्रैक माइंड, एक ही ट्रैक पर अपना माइंड रखना। जैसे कहते हैं ना कि दो नाव में पैर रखकर नहीं चलना चाहिए। जैसे मैं भी बताऊं, मैं वैसे चलो मैं बताना चाहूँगा, बीएड करा हुआ हूँ मैं, और बीएड के साथ साथ बीएड करी थी तो सीधी सी बात है टीचिंग लाइन में जाना था, लेकिन मतलब इस ओर भी आए, मतलब कंपटीशन में उसमें भी लगे। तो काफ़ी लोग ने मुझे भी कहा था मतलब 2 नाव में पैर रखकर मत चल, किसी एक तरफ चल। तो वन ट्रैक माइंड वही चीज़ हो जाएगी, मतलब कि अपना जो दिमाग है वो एक ट्रैक पर रखना। मतलब अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी की ही तैयारी करिए। ये ऐसा ना करें कि आप बैंकिंग में पहुंच जाओ या आप कहीं और मतलब किसी और चीज़ में घुस जाओ। मतलब एक ही चीज़ में आपको दिमाग लगाना है, तभी आप अपनी अच्छी एफिशिएंसी के साथ काम कर पाएंगे, अपना 100% दे पाएंगे। ऑलवेज थिंकिंग ऑफ ओनली वन थिंग, सिर्फ एक चीज़ के बारे में सोचना। रेलवे ट्रैक से इसका ओरिजिन हुआ है। जैसे ट्रेन एक ही ट्रैक पर चलती है और दिशा कभी भी नहीं बदलती, ठीक है। वैसे देखो एक्सेप्शनल केस हो जाता है कि पटरियाँ चेंज हो जाती है, छोड़ो उसको तो, लेकिन मोस्टली टाइम मतलब वो मैक्सिमम टाइम वो सीधी रेखा में चलती है, एक ही पटरी पर चलती है। उसी तरह जब कोई इंसान एक ही विचार, इच्छा या सोच में फंसा रहता है और दूसरी बातों पर ध्यान नहीं देता, तो उसको कहा जाता है कि वन ट्रैक माइंड है उसका, ठीक है। इमेज देख सकते हैं, वन ट्रैक पर ये चल रही है, सीधी सीधी ये सीधी जाएगी। यहाँ पर कई सारे मतलब डायरेक्शन है, यहाँ पर कहीं से मुड़ सकते हैं, डिफरेंट पाथ है, यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो वन ट्रैक माइंड का आप मतलब आराम से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट एरिया में हमारा ओपन योर हार्ट, मतलब कि शेयर योर डीपेस्ट फीलिंग, दिल खोल कर रखना, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना। भाई दिल खोल देना, जैसे कहते हैं ना, इसने तो मतलब दिल खोल कर इसने पैसा उड़ाया है, बढ़िया एकदम। दिल खोल कर रखना, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देना। तो हार्ट को हमेशा से भावनाओं और आत्मा का प्रतीक माना गया है। जब कोई अपना दिल खोलता है तो उसने अपने भीतर की सच्चाई को दूसरों को साझा कर दिया है, ठीक है। इंडियम ईजी है। ओपन योर हार्ट, कोई अपनी मतलब दिल खोल कर कोई चीज़ कर रहा है तो मतलब उसने अपनी जो फीलिंग्स हैं उसको बाहर निकाल कर वो चीज़ें करी हैं, मतलब कि उसने कुछ भी अपने अंदर नहीं रखा है, दिल खोल कर काम किया है। मतलब कि वो बड़ा एकदम दिलदार होकर उस चीज़ को करेगा, ठीक है। चाहे वो खर्च करने की सेंस में भी कर सकते हैं, अपनी फीलिंग को बाहर निकालने की सेंस में भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ओपन योर हार्ट। नेक्स्ट इडियम है हमारा ओपन एंडेड, मतलब कि हैविंग नो प्लान एंडिंग, मतलब कि पूर्व निर्धारित सीमा नहीं होना। देखो एंड का मतलब है कोई सीमा होना किसी चीज़ की, और वो ओपन है, खुली है, उसका एंड ही नहीं है, वो पता नहीं कहाँ जा रही है। मतलब कि पूर्व निर्धारित सीमा नहीं होना, उसकी सीमा मतलब उसका एंडिंग पॉइंट किसी ने बनाया ही नहीं है, ठीक है। ओपन एंडेड का मतलब होता है कि बातचीत या स्थिति का कोई निर्धारित निष्कर्ष न होना, वह आगे भी जारी रह सकती है। इसका उपयोग उन प्रश्नों समझौते के लिए किया जाता है जो खुले होते हैं, जिनका अंतिम रूप तय नहीं होता है। सड़क देख सकते हैं, पता नहीं कहाँ जा रही है, ओपन एंडेड है, ठीक है। तो मतलब कि इसका कोई भी एंड नहीं है, पूर्व निर्धारित इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, सीमा नहीं है। ओपन एंडेड जिसका एंड ओपन हो, ओपन मतलब खुला हो, है ना। क्लोज तो हो जाएगा मतलब कि भाई यहाँ दीवार लग गई, यहाँ पर एक मतलब क्रॉस लग गया, यहाँ तक ही इसकी लिमिट है। ओपन एंडेड मतलब इसका एंड जो है वो ओपन है, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। आउट एंड आउट मतलब कि टोटली, पूरी तरह से। अब देखो आउट शब्द 2 बार, देखो जो भी चीज़ 2 बार यूज़ हो जाती है ना तो वो कहीं ना कहीं प्रेशराइज करती है। 2 बार यह दर्शाने के लिए दिखाने के लिए यूज़ किया गया है कोई चीज़ पूरी तरह से स्पष्ट है, जाहिर और संपूर्ण है। नकारात्मक भाव में इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कि ही इज़ एन आउट एंड आउट लायर, मतलब कि ये पूरी तरह से झूठा है।
यह शैली बल देने के लिए एक दोहराव का प्रयोग करती है। जो पुराने अंग्रेजी काव्य, इसको तो छोड़ो, कुल मिलाकर याद कैसे करा जाए। आउट एंड आउट, देखो पूरी तरह, देखो आउट का मतलब हो जाता है बाहर। अब 2 बार बाहर आ रहा है, मतलब कि कोई चीज़ आपने बाहर निकाल दिया और पूरी तरह से बाहर निकाल दिया, मतलब टोटली आपने 2 बार आप किसी को कह रहे हैं आउट 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 हो जाओ, आउट हो जाओ, मतलब पूरी तरह से आप उसको बाहर जाने के लिए कह रहे हैं, मतलब कि प्रेशराइज कर रहे हैं। आउट आउट मतलब कि बाहर कर दो किसी चीज़ को, तो पूरी तरह से किसी चीज़ को बाहर करना। 2 बार आउट कह रहे हैं आप, तो पूरी तरह से किसी चीज़ को बाहर करने के लिए कह रहे हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा आउट एट द एल्बोज, मतलब कि पुअर, गरीब होना। अब देखो जैसे ये आउट वाले हैं ना, काफ़ी सारे इडियम है, फटाफट से देखते हैं इनको सभी को। जैसे पहला इडियम हमारा हो जाएगा आउट एट द एल्बोज, मतलब कि पुअर होना, गरीब होना। ब्रिटेन से आया है, जब पुराने और घिसे पिटे कपड़ों को अमीरी या गरीबी का संकेत माना जाता था। जैसे कोई कोट है, उसकी जो कोहनियाँ है ना, एल्बोज, जब वे घिस जाती थी और कपड़ा फट जाता था तो वह गरीबी का संकेत होता था। इसलिए आउट एट द एल्बोज, मतलब किसी के एल्बोज जो हैं, कोट की एल्बोज हैं, वे आउट हो चुकी हैं, बेकार हो चुकी हैं, ख़राब हो चुकी हैं, फट चुकी हैं। इसका मतलब है फटे हाल है, तंगहाली की स्थिति में है। देख सकते हैं इसके कोट की जो एल्बोज हैं फटी हुई हैं, मतलब उस पर सिलाई भी हो रखी है, तो वो चीज़ मतलब पुअर है, गरीब है वो, है ना। आउट एट द एल्बोज, कुल मिलाकर वो गरीब हो जाएगा। आप देख सकते हैं इमेज से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। आउट ऑफ बाउंड्स, यहाँ पर जो ये बाउंड्स है ना, इसका मीनिंग हो जाता है, मतलब इसका कंटेक्स्ट निकला है बाउंड्री से। फॉरबिडन, वर्जित। गेम से इसकी उत्पत्ति हुई, स्पोर्ट से हुई है, विशेषकर क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ से, जहाँ पर बाउंड्रीज होती है। अगर कोई गेंद खिलाड़ी उस सीमा के बाहर अगर कोई गेंद या खिलाड़ी उस सीमा के बाहर जाता है, कोई गेंद भी हो सकती है, खिलाड़ी भी हो सकता है, उस सीमा के बाहर जाता है तो आउट ऑफ बाउंड्स कहलाता है। वैसे बाउंड्रीज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इसके शॉर्ट फॉर्म चली है, आउट ऑफ बाउंड्स कहलाता है, यानी कि सीमा से बाहर है, गैर कानूनी है, अमान्य क्षेत्र है, वर्जित है, फॉरबिडन है। ठीक है, तो आउट ऑफ बाउंड्स में आपको बाउंड्रीज का कंटेक्स्ट लेना है, तो आप इस इडियम को आसानी से टैकल कर लेंगे। नेक्स्ट इडियम आउट ऑफ डेट, इजी इडियम है, तो मतलब आउट ऑफ डेट है, ये चीज़ पुरानी हो चुकी है। समथिंग ओल्ड फैशन, पुराने ज़माने का। देखो व्यापार व्यवस्था से इसका रिलेशन है, उस पर एक डेट डाली जाती है, किसी भी उत्पाद पर, दस्तावेजों पर, है ना। हर प्रोडक्ट पर डेट होती है, एक्सपायरी होती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है। अगर कोई चीज़ तय तारीख से पुरानी हो जाती है तो आउट ऑफ डेट कहलाती है, ईजी इडियम है। नेक्स्ट इडियम है हमारा आउट ऑफ गियर, आउट ऑफ ऑर्डर और नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली, गड़बड़ होना। आप कार की सेंस में भी, मशीन की सेंस में भी इसको रिलेट कर सकते हैं। आउट ऑफ गियर है, गियर से कोई चीज़ मतलब बेकार हो गई है, गियर से मतलब परे हो गई है, हट गई है, तो वो चीज़ मतलब गड़बड़ है उस चीज़ में। मशीनों और गाड़ियों से हुआ है, गियर एक यांत्रिक पुर्जा है जो मशीनों को सही गति और दिशा में चलाता है। जब कोई मशीन या कार, व्हीकल आउट ऑफ गियर हो जाता है तो वह काम करना बंद कर देता है, गड़बड़ चलती है। ठीक है, तभी से ये मुहावरा बना और मनुष्य या व्यवस्था की कार्य प्रणाली के लिए भी इस्तेमाल होने लगा। जब कोई चीज़ ठीक से काम न करे, आउट ऑफ गियर, इजी इडियम हो जाएगा। कोई चीज़ मतलब गियर से बाहर है, गियर उसके ख़राब हो चुके हैं, टूट गए हैं। नेक्स्ट इडियम है आउट ऑफ माई विट्स। विट्स का मतलब पता हो तो इडियम खत्म, जैसे कि ग्रेटली कन्फ्यूज्ड, इसका मीनिंग हो जाता है। विट का मतलब होता है बुद्धि या फिर समझदारी, और आउट ऑफ माई विट्स मतलब आप अपनी समझदारी से, आप अपनी बुद्धि से परे हो चुके हैं, तो मतलब बाहर हो चुके हैं। तो आउट ऑफ हिज विट्स, तो उसका मतलब है वह डर, तनाव, सदमे से में इतना उलझ गया है कि अब उसे समझ ही नहीं आ रही है कि अब क्या करे, अपनी बुद्धि समझदारी से वो दूर जा चुका है। नेक्स्ट इडियम है आउट ऑफ प्रिंट। अब ये भी इजी हो जाएगा, मतलब कि कोई चीज़ की छपाई चल रही है और वो आउट ऑफ प्रिंट हो गई है, मतलब कि वो चीज़ छपाई से मतलब हट चुकी है, बाहर जा चुकी है, मतलब अब छपाई नहीं हो रही है। ए बुक नो लॉन्गर अवेलेबल फ्रॉम द पब्लिशर, छपाई नहीं होना, छपाई की दुनिया से आया है, प्रिंटिंग प्रेस से आया है। जब कोई किताब पहली बार प्रकाशित होती है तो उसे कई बार छापा जाता था, लेकिन जब उसकी मांग घट जाती है, प्रकाशक उसे दोबारा न छापे तो कहा जाता था आउट ऑफ प्रिंट हो गई है। अब भी ये जो किताबों की दुनिया है उसमें तकनीकी और मुहावरेदार शब्द है। ठीक है, आउट ऑफ प्रिंट आपने सुना होगा, मतलब कि कोई चीज़, किसी चीज़ की छपाई बंद हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट इडियम है आउट ऑफ सॉर्ट्स। ये जो सॉर्ट है ना, ये जो टाइपराइटर होते थे, इनके जो ये क्या कहते हैं इनको, मतलब की कह सकते हैं, या जो इनके लेटर हो सकते हैं वे।
इनको कहते थे शॉर्ट्स। जो है पुराने ज़माने में छपाई मशीनों में इस्तेमाल होने वाले अक्षर टाइप्स को कहते थे। जब अक्षर बिखरे या गलत तरीके से रखे जाते थे तो कहा जाता था आउट ऑफ सॉर्ट्स हैं। बाद में मुहावरा मनुष्य की मनोदशा के लिए भी इस्तेमाल होने लगा जब व्यक्ति असंतुलित हो, परेशान हो, ठीक है, मतलब कि अस्वस्थ होना, टू बी अनवेल। कुल मिलाकर ये जब ह्यूमंस में आया तो वहाँ पर ये अस्वस्थ होने की सेंस में आने लगा। आउट ऑफ सॉर्ट पहले ये टाइपराइटर की फॉर्म में आता था, मतलब कि जो सॉर्ट हैं ये आउट हो चुके हैं। देखो यहाँ पर पड़े हैं, यहाँ पर पड़े हैं, इसका ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया। कुल मिलाकर ये जो मशीन है, टाइपराइटर है ना, ये आउट ऑफ सॉर्ट हो गया, ख़राब हो चुका। अब ये चीज़ जब मनुष्य में आई, है ना, आदमियों में आई, लोगों में आई, तो वहाँ पर ये अनवेल मतलब कि असंतुलित होना, परेशान होना या अस्वस्थ होना की सेंस में भी इसको देखा जाने लगा। नेक्स्ट इडियम है आउट ऑफ स्पिरिट्स। स्पिरिट्स आपको पता होगा, इजी हो जाएगा। ग्लूमी और सैड, उदास होना। स्पिरिट का मतलब होता है आत्मबल, ऊर्जा, मनोबल होता है जो हमारा, है ना, हमारी जो फीलिंग होती है अंदर की, स्पिरिट होती है ना एक, मतलब जुनून किसी चीज़ का। अब वही आउट ऑफ स्पिरिट है, आप बिना जुनून के हैं तो आप उदास हैं, सैड हैं। जब कोई व्यक्ति दुखी या थका होता है तो कहा जाता है आउट ऑफ स्पिरिट है, मतलब कि उसकी ऊर्जा भावना कमज़ोर पड़ रहे हैं, आउट ऑफ स्पिरिट है ये लड़की, देख सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है आउट ऑफ द ब्लू। अब देखो एक इडियम मैंने आपको बताया था, ए बॉल्ट आउट ऑफ द ब्लू, बॉल्ट फ्रॉम द ब्लू था बेसिकली वो, ठीक है, मतलब कि कोई चीज़ अचानक हो जाना, बिजली का गिरना, नीले आसमान से अचानक बिजली का गिरना, इसका मतलब होता था। देखो आउट ऑफ द ब्लू का मतलब है कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड, सडन, विदाउट प्रायर वार्निंग, बिल्कुल अचानक, ठीक है। ब्लू का मतलब होता है नीला आकाश, क्लियर स्काई। आउट ऑफ द ब्लू हो जाता है एकदम किसी चीज़ का घट जाना, बिना पूर्व सूचना के, बिना कारण के, यानी कि बिना साफ आसमान के बिजली का गिर जाना, तो वो भी आउट ऑफ द ब्लू हो जाएगा। मतलब कि ब्लू से जो आसमान होता है वहाँ से कोई चीज़ नीचे आ चुकी है, मतलब कि कोई चीज़ अचानक बिजली गिर चुकी है, वहाँ से ये चीज़ निकली हुई है। यह मुहावरा मूल रूप से अचंभे या फिर चौंकाने वाले घटनाक्रम में से निकला हुआ है, वहीं उसी के सेंस में इस्तेमाल होता था। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। ये बॉल्ट फ्रॉम द ब्लू, वहाँ से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ये बॉल्ट आउट ऑफ द ब्लू से भी रिलेट कर सकते हैं। आउट ऑफ द ब्लू तो खुद है ही, ठीक है। इमेज भी देख सकते हैं, ब्लू स्काई है, वहाँ से कोई बिजली जो है वो नीचे गिरी तो अचानक वो चीज़ हुई। नेक्स्ट इडियम है हमारा आउट ऑफ द क्वेश्चन, इम्पॉसिबल, असंभव। इन क्वेश्चन का मतलब होता है जिस पर विचार हो रहा हो। भाई किसी के ऊपर क्वेश्चन उठेगा, है ना, तो सीधी सी बात है उस पर विचार हो रहा है, मतलब उस पर तर्क वितर्क हो रहे हैं, बात उस पर हो रही है, यानी जो प्रश्नों में है। लेकिन जब कोई चीज़ इतनी असंभव या अनुचित हो कि उस पर विचार भी न किया जा सके तो उसको कहा जाता था आउट ऑफ द क्वेश्चन। मतलब कि वह बात चर्चा के दायरे से ही बाहर है, मतलब कि उस पर क्वेश्चन उठेंगे ही नहीं। किसी चीज़ पर क्वेश्चन उठाना ही मतलब बेकार, असंभव हो जाएगा, है ना। कुछ एक चीज़ें होती हैं जिन पर क्वेश्चन नहीं उठाए जाते तो चीज़ें असंभव हो जाती है। इन क्वेश्चन का मतलब है, मतलब कि जो प्रश्नों में है, जो चीज़ें चल रही हैं। और आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब हो जाएगा, मतलब कि वह जो बात है, चर्चा है, वो उसके मतलब चर्चा के दायरे से ही वो चीज़ बाहर है, जिस पर चर्चा नहीं की जा सकती, असंभव है उस पर चर्चा करना। कोई चीज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन हो जाएगी, मतलब कि उस पर डिबेट करना इम्पॉसिबल है, असंभव है, कम्प्लीटली आउट ऑफ द क्वेश्चन है ये चीज़। मतलब ये कोई मतलब तिजोरी का ताला है वो खोलना चाह रही है, आउट ऑफ द क्वेश्चन बताएगी कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट इडियम है आउट ऑफ द वुड्स। यहाँ पर जो वुड्स है इसका जो कंटेक्स्ट है वो मतलब वुड्स मतलब लकड़ियाँ, ये जंगल से आया है। नो लॉन्गर इन ट्रबल, मतलब कि अब ट्रबल में, मुसीबत से बाहर आ जाना, आउट ऑफ डेंजर हो जाना। जंगल जो है, वुड्स, एक अज्ञात और ख़तरनाक जगह होती है। जब कोई जंगल से बाहर निकलता है तो वह खतरे से मुक्त हो जाता है। पहले यह मुहावरा गंभीर बीमारियों, खतरों से उबरने के लिए इस्तेमाल होता था, बाद में सामान्य उपयोग में भी ये यूज़ होने लगा। देख सकते हैं आप, मतलब कि यू आर नाउ आउट ऑफ द वुड्स ऑलमोस्ट, मतलब कि लगभग आप मतलब कि खतरे से बाहर आ चुके हैं। नेक्स्ट इडियम देखते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा आउट ऑफ थिन एयर, मतलब कि थिन मतलब पतली एयर, पतली एयर की जो एक लेयर होती है उससे बाहर आ जाना। अपीयर सडनली, अचानक दिखाई देना, इसका मीनिंग हो जाएगा। जादूगरी से ये चीज़ आई है, भ्रम की दुनिया से, जो जादू के खेल होते हैं उनसे ये चीज़ बाहर आई है। देखो जैसे जादूगर टोपी से खरगोश निकालता है ना, कोई मतलब कबूतर निकाल दिया, कुछ भी निकाल दिया, तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया कि वो एक
थिन लेयर है, थिन एयर की एक लेयर है, उससे वो चीज़ बाहर निकाली गई है, तो वहाँ से ईडियम बना दिया गया। थिन एयर यानी कि बहुत हल्की या अदृश्य हवा, और उसमें से मतलब कुछ बाहर प्रकट हुआ है, जैसे कि जादूगर टोपी से खरगोश निकालता है, कबूतर निकालता है, कोई भी चीज़ वो बाहर निकालता है। तो इसी तरह से आउट ऑफ थिन एयर मतलब कि पतली जो हवा की लेयर है उससे कोई चीज़ बाहर निकाली गई है, वो अचानक आई है, अपेयर सडनली हो गई है ना। मतलब तो यह एक कहने का तरीका बन गया कि कोई चीज़ बिना स्पष्ट कारण के या बिना किसी स्पष्ट माध्यम के कोई चीज़ अचानक हो गई है, एकदम से वो चीज़ बाहर आ चुकी है। तो आउट ऑफ थिन एयर, जैसे जादूगर टोपी से खरगोश निकालता है, इसी तरह से थिन एयर से कोई चीज़ बाहर आ रही है तो वो एकदम अचानक होगी। नेक्स्ट इडियम है हमारा आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, सुना होगा, इजी इडियम है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाएगा, असाधारण। ये देखो विज्ञान कथा जो साइंस फिक्शन होती है, अंतरिक्ष यात्रा के दौरान ये प्रचलित हुआ था। दिस वर्ल्ड यानी कि हमारी धरती, और आउट ऑफ दिस वर्ल्ड मतलब कि यानी कि ऐसा अनुभव या कोई ऐसी वस्तु जो इस दुनिया से परे है, यानी कि इतना अच्छा कोई अनुभव होना कि जो विश्वास से बाहर हो। इजी इडियम है आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, किसी चीज़ को कहा जाता है तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बिल्कुल मतलब ऐसी मानो कि वो हमारी पृथ्वी से, हमारी जो एक अर्थ है उससे कोई चीज़ बिल्कुल अलग है। नेक्स्ट इडियम है ओवर एंड अबव, इन एडिशन टू, अतिरिक्त, इसके अलावा। ओवर का मतलब होता है ऊपर, अबव का मतलब भी होता है ऊपर, और मैंने अभी बताया था जब कोई चीज़ सेम मीनिंग की चीज़ जब कोई मतलब रिपीटेशन में आती है तो प्रेशराइज करती है उन चीज़ों को। जब दोनों को साथ में बोला गया तो इसका भाव हुआ जो पहले से है उसके ऊपर और भी ज़्यादा हो जाना, ठीक है। यह अक्सर वेतन, अधिकार या फिर जिम्मेदारियों के संदर्भ के रूप में यूज़ होती है। अब देखो ये तो जो चीज़ थी, प्रॉमिस थी, ये इंक्लूडेड हो गई, और यहाँ पर ओवर एंड अबव हो गई, मतलब कि कोई चीज़, मतलब इनसे भी एक्स्ट्रा में इस बंदे को, इस लड़के को ये चीज़ मिल गई है, इसने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। तो ओवर एंड अबव मतलब कि कोई चीज़ एडिशन में मिल जाना, जो पहले से है, मतलब इतनी चीज़ें पहले से थी, इसको और ये चीज़ें ओवर एंड अबव हो गई, मतलब कि इनके ऊपर और ऊपर इनके एडिशन में कोई चीज़ें हो गई और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा में हो गई, तो अतिरिक्त रूप में इसको चीज़ें मिल चुकी हैं। नेक्स्ट इडियम है ओवर एंड ओवर अगेन, मतलब कि डू समथिंग रिपीटेडली, बार बार करना। इसकी जड़ें बाइबल और धार्मिक उपदेशों में मिलती है, जब जहाँ किसी अभ्यास, उपदेश या अनुभव को बार बार दोहराने की बात होती है। ओवर एंड और अगेन दोनों दोहराव को दर्शाते हैं, इसलिए जोर देकर कहने के लिए कहा गया ओवर एंड ओवर अगेन, मतलब कि बार बार कोई चीज़ हो जाना, ठीक है। ये बेसिकली जैसे ये देख सकते हैं, ये धार्मिक उपदेशों के सेंस में इसको यूज़ किया गया था, ओवर एंड ओवर अगेन। इजी इडियम है ये भी, मतलब कोई चीज़ को बार बार करना, रिपीटेडली करना, किस चीज़ को रिपीटेशन में करना। नेक्स्ट इडियम है ओवर एग द पडिंग, मतलब कि टू स्पॉइल समथिंग बाय ट्राइंग टू हार्ड टू इम्प्रूव इट, कुछ अच्छा करने की कोशिश में और बुरा हो जाना। अब देखो जो पुडिंग होता है ना, पुडिंग ये एक ब्रिटिश मिठाई होती है पुडिंग, जिसे अंडे, दूध और आटे से बनाया जाता है। अगर इसमें ज़रूरत से ज़्यादा अंडे डाल दिए जाएँ तो इसका स्वाद और बनावट दोनों ख़राब हो जाती हैं। इसलिए मुहावरा प्रतीक बन गया, किसी चीज़ को बेहद सुधारने की कोशिश में उसे बिगाड़ देने के लिए इसको यूज़ किया जाने लगा। टू स्पॉइल समथिंग, ख़राब कर देना किसी चीज़ को, बाय ट्राइंग टू हार्ड टू इम्प्रूव इट, किसी चीज़ को अच्छा करने के लिए उसमें बहुत ही ज़्यादा कोशिश करना, ठीक है। अब ये कह रहा है मे बी आई ओवर एक्ट इट, मतलब कि मेरे ख्याल से मैंने इसमें मतलब जो एग हैं वो बहुत सारे डाल दिए हैं, तो मतलब ये चीज़ इसने ख़राब कर दी, चाह रहा था ये अच्छी करनी, सुधारने की कोशिश कर रहा था, इसने और भी ज़्यादा एग इसमें डाल दिए। पुडिंग जो होता है ये मिठाई, आप मान लो क्या होती है, जिसे अंडे, दूध, आटे से बनाया जाता है, उसमें और एग डाल रहा है, तो वो मतलब अच्छा करने के चक्कर में वो चीज़ उसने बेकार कर दी है। ईडियम मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट इडियम है ओवर हेड एंड ईयर्स, मतलब सिर और कानों तक, मतलब उसके भी ऊपर तक कम्प्लीटली हो जाएगा पूरी तरह, जैसे हेड एंड ईयर है ना। तो ये शरीर के सबसे ऊपरी हिस्से को दर्शाते हैं। अगर कोई व्यक्ति इन तक किसी चीज़ में डूबा हो तो मतलब है पूरी तरह से फंसा हुआ है, कम्प्लीटली वो उसमें एंगेज है, डूबा हुआ है, ठीक है। इडियम इजी है, आप कंटेक्स्ट समझ चुके होंगे, मतलब कि कोई चीज़ मतलब आपके हेड और ईयर से ऊपर तक पहुंच रही है तो आप कम्प्लीटली उसमें एंगेज हैं, उसमें डूबे हुए हैं। नेक्स्ट इडियम है ओवर माई डेड बॉडी, यूज टू एम्फेसाइज दैट वन कम्प्लीटली अपोजिट समथिंग, मतलब अपोजिंग समथिंग फियर्सली, मतलब मेरी लाश से होकर कड़ा विरोध करना। जैसे आपने कहीं कहीं सुना होगा ना कि मेरी लाश के ऊपर से तुझे जाना होगा, तो मतलब कि आप विरोध कर रहे हैं, अगर तूने ये चीज़ करी तो मेरी लाश के ऊपर से जाना पड़ेगा, ऐसा आपने
मूवी में कई कई सारी जगह आपने सुना होगा, तो वही चीज़ है यहाँ पर। भावनात्मक विरोध को जताने का एक तरीका होता है, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को तभी किया जा सकता है जब मैं मर जाऊँ, यानी मैं उसका पूरी ताकत से विरोध करूँगा। यह मुहावरा हमेशा गंभीर या दृढ़ नकार देने को, मतलब कि फर्म रिफ्यूज़ल, किसी चीज़ को मना करने के लिए इस्तेमाल होता है। समझ चुके होंगे आप। इडियम ईजी भी है। नेक्स्ट इडियम है ओवर द मून, मतलब कि वेरी प्लीज्ड अबाउट समथिंग, एक्सट्रीमली हैप्पी, अति प्रसन्न। ये जो बच्चों की एक कविता होता है उससे निकला है। कविता क्या थी? हे डिडल डिडल। इसमें एक पंक्ति आती थी, द काउ जम्प्ड ओवर द मून, मतलब कि कल्पनात्मक कविता थी, बच्चों के मनोरंजन के लिए लिखी गई थी, है ना। इस पंक्ति का कोई तर्क संगत अर्थ नहीं था, बस खुशी और मजाक या भाव प्रकट करने के लिए लिखा गया था। इतना खुश होना जैसे चांद के ऊपर पहुंच जाना, ओवर द मून, ठीक है। द काउ जम्प्ड ओवर द मून, इसमें आया है ना ओवर द मून, मतलब कि खुशी खुशी में इतना खुश हो, मतलब आप इतना खुश हैं कि जैसे चांद के ऊपर आप पहुंच गए हैं। देख सकते हैं जो काऊ है ये मतलब मून के ऊपर पहुंच गई है, तो ये बहुत ज़्यादा खुश है। बच्चों की एक कविता थी, वहाँ पर इन सभी का यूज़ किया गया था, मतलब मून का, काऊ का, और देख सकते हैं कैट का, तो वहीं से इसको लिया गया है ओवर द मून। मतलब आप इतने खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आप मानो चांद के ऊपर चले गए हैं। नेक्स्ट इडियम है पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस, मतलब कि सीम लेस इंपॉर्टेंट, मतलब कि कम महत्वहीन लगना। अब देखो पेल का मतलब होता है कमज़ोर पड़ जाना, वैसे पीला पड़ जाना भी होता है ना। तो वही चीज़ है, रंग उड़ जाना किसी चीज़ का, कमज़ोर पड़ जाना। जब किसी चीज़ की तुलना में दूसरी चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होती है तो पहली चीज़ इनसिग्निफिकेंट हो जाती है, महत्वहीन हो जाती है। इसी से मुहावरा बन गया पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस, मतलब कि कोई चीज़ मतलब महत्वहीन हो गई है, कमज़ोर पड़ गई है ना, उसका रंग ही उड़ गया है, मानो वो कमज़ोर पड़ चुकी है। जैसे देख सकते हैं इनकी इतनी बढ़िया पटाखों की लाइट है और इसके आगे मोमबत्ती की लाइट महत्वहीन साबित हो रही है, तो कम महत्वहीन हो जाना। पाम ऑफ, मतलब टू डिस्पोज ऑफ विद द इंटेंट टू डिसीव, मतलब कि धोखा देना। डिस्पोज ऑफ, मतलब ये तो आपने सुना ही होगा, आरटीआई के रिप्लाई आते हैं, और मतलब और भी जगह आपने जैसे ईमेल वगैरह में भी डिस्पोज आपने सुना होगा, देखा होगा। तो निपटारा करना किसी चीज़ का, ठिकाने लगा देना, तो वही चीज़ है डिस्पोज ऑफ। पाम ऑफ का मतलब हो जाएगा टू डिस्पोज ऑफ विद द इंटेंट टू डिसीव, धोखा देना। पाम का मतलब हो जाता है हथेली। यह मुहावरा जादूगर और चालबाजों के लिए इस्तेमाल होता था, जो हथेली में चीज़ें छुपाकर दूसरों को धोखा देते थे। एक तरह का धोखा ही था वो। धीरे धीरे यह वाक्यांश किसी ऐसे धोखे के लिए यूज़ होने लगा जहाँ किसी को झूठ बोलकर कुछ दिया जाए, ठीक है। तो पाम ऑफ मतलब कि हथेली, और हथेली में मतलब कुछ छुपाकर आप दूसरे को धोखा दे रहे हैं, जादूगरी से निकला है। मान लो जैसे जादूगर है, वो भी एक तरह का एक भ्रम, एक मायाजाल बिठाता है आपको, मतलब आपकी नज़रों का एक धोखा होता है, वो आपकी नज़रों का धोखा करता है, तभी आपको मतलब वो मतलब जादू लगता है। वही चीज़ है, वहीं से निकला है पाम ऑफ, मतलब कि उसने अपने हाथों में कुछ इस तरह की चीज़ें करी कि आपको वो चीज़ धोखा की उसमें सेंस में दिखाई दे रही है, आपके साथ उसने धोखा कर दिया है। मतलब कि टू डिस्पोज ऑफ विद द इंटेंट टू डिसीव, मतलब कि उसका धोखा देने का इरादा है और उस चीज़ को ठिकाने लगा देना, है ना। धोखा देने के इरादे से किसी चीज़ को ठिकाने लगा देना, उसका निपटारा कर देना, तो वही इसका सेंस हो जाएगी। और जादूगरी से इसको आप रिलेट करें तो ये चीज़ मेरे हिसाब से आप इस कंटेक्स्ट को याद रखें तो ईडियम हो जाएगा आपका। पैंडोरास बॉक्स, ईडियम इंटरेस्टिंग है, हिस्ट्री इसकी इंटरेस्टिंग है। ए प्रोलिफिक सोर्स ऑफ ट्रबल, मुसीबतों का पिटारा। ग्रीक माइथोलॉजी के देवता थे जियस, है ना। इंसानों को उन्होंने दंड देने के लिए एक सुंदर महिला पेंडोरा को बनाया, ठीक है। उसके साथ एक बंद डिब्बा भी दिया उसको, किसको? पेंडोरा को। मतलब इंसानों को दंड देने के लिए उन्होंने एक फीमेल को बनाया, पेंडोरा नाम था, उसके साथ एक डब्बा भी दिया, लेकिन उसने चेतावनी दी कि उसको कभी नहीं खोलना। लेकिन पेंडोरा भाई है तो फीमेल ही, ठीक है, पेट में कोई बात नहीं पचेगी, क्यूरियोसिटी रोक नहीं पाई उसको, उसने वह डिब्बा खोल दिया। डिब्बा खुलते ही उसमें से दुख, बीमारी, लालच, ईर्ष्या, ये जितने भी मतलब बुराइयाँ थी वो दुनिया में फैल गई। बची तो केवल एक चीज़, वो थी उम्मीद, होप, ठीक है। तभी उसने वो डिब्बा बंद कर दिया तो उसमें होप बची रह गई। यह कथा दर्शाती है कि एक छोटी सी जिज्ञासा या गलती कितनी बड़ी मुसीबत को जन्म दे सकती है पूरी दुनिया में। फिर दुख, बीमारी, लालच, ईर्ष्या, जितनी भी निगेटिविटी थी वो सारी की सारी फैल गई।
सारी की सारी नेगेटिविटी फैल गई, बची क्या उम्मीद। वो मतलब पेंडोरा जो थी फीमेल, उसको केवल अंत में मिली एक होप, एक उम्मीद। ठीक है, तो वहीं से इडियम निकला है, मतलब कि मुसीबतों का पिटारा, पेंडोरा का बॉक्स। पेंडोरा एक फीमेल थी जिसको इंसानों के दंड देने के लिए बनाया गया था, उसका जो बॉक्स था वो उसने खोल दिया था, तो वो मतलब जितनी भी समस्याएं थी वो पूरी की पूरी दुनिया में फैल गई थी। इस कहानी से, इस जो माइथोलॉजी है, इससे आप रिलेट करके इसको याद रखें, इडियम आप कभी नहीं भूलेंगे। देखो जैसे ये है ना, ये है होप। अब होप ही बची, जितनी ये बुराइयाँ थी ये बाहर निकल गई। नेक्स्ट इडियम है पेपर ओवर द क्रैक्स। ये इडियम इजी है टू हाइड प्रॉब्लम्स। देखो जैसे दीवार होती है, ख़राब दीवार होती है, कहीं कहीं सीला ना जाती है, ये मतलब पुट्टी वगैरह उतर जाती है, तो वहाँ पर हम वॉलपेपर यूज़ कर लेते हैं, है ना। पेपर यानी कि वॉलपेपर से दीवारों को ढकना, दरारों को ढकना, जिससे दीवार देखने में तो ठीक लगे लेकिन असल में अंदर की जो दरारें होती है जस की तस रहे, एज इट इज़ रहे। यही विचार किसी असली समस्या को केवल सतही उपायों से छुपाने के लिए यूज़ होने लगा। ठीक है, मतलब कि जो हमारी समस्याएं हैं उनको छुपाना, है ना, जो आंतरिक अंदर की समस्याएं हैं उनको छुपाना, और बाहरी रूप से कोई मतलब वॉलपेपर को लगा देना। तो इडियम मेरे हिसाब से इजी है, आप एक बार में ही आराम से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट इडियम है पार्ट एंड पार्सल, मतलब कि एसेंशियल एलिमेंट एंड इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा, अनिवार्य अंग हो जाएगा। लीगल लैंग्वेज जो होती है ना, कानूनी भाषा, वहाँ से ये चीज़ आई है। संपत्ति या ज़मीन के किसी हिस्से के संदर्भ में इसको यूज़ किया जाता था, वहाँ पार्ट एंड पार्सल है। क्या चीज़? संपत्ति या ज़मीन का कोई हिस्सा, वो पार्ट एंड पार्सल है, यानी वह हिस्सा संपत्ति से अलग नहीं किया जा सकता, वह उसका स्थायी, कानूनी और पूर्ण भाग है। दो अलग अलग शब्दों से मना है। पार्ट का मतलब हो जाता है हिस्सा, पार्सल का मतलब भी हो जाता है किसी चीज़ का हिस्सा होना, टुकड़ा होना। इन दोनों को जोड़कर एक मजबूत अभिव्यक्ति बनाई गई ताकि यह जाहिर हो सके कोई चीज़ न सिर्फ आंशिक रूप से जुड़ी है बल्कि पूरी तरह से उसके साथ एकीकृत है। यूज़ कहाँ होता था? संपत्ति और ज़मीन में। लीगल लैंग्वेज में ये यूज़ होता था कि मानो आपका जो कोई ज़मीन का टुकड़ा है वो आपका पार्ट एंड पार्सल है, मतलब कि वो अनिवार्य अंग है, इंटीग्रल पार्ट है, एसेंशियल एलिमेंट है। ठीक है, तो पार्ट एंड पार्सल आप इस तरह से इसको रिलेट करेंगे, मेरे हिसाब से ये भी आपको याद रहेगा। पार्ट का मतलब हिस्सा हो जाता है, पार्सल का मतलब भी टुकड़ा, खंड हो जाता है, और लीगल लैंग्वेज में यूज़ होता था। संपत्ति और ज़मीन के कंटेक्स्ट में यूज़ होता था, मतलब कि कोई टुकड़ा वो आपकी ज़मीन संपत्ति है उसका ही पार्ट है। तो ऐसा मतलब जो कोर्ट रूम होते थे वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट इडियम है हमारा पार्थियन शॉट, मतलब कि पार्टिंग हिट, जाते समय की कही अंतिम टिप्पणी। ये जो पार्टिंग होता है ना, इसका मतलब ही होता है जाते हुए, जाते हुए हो जाएगा, या फिर विदाई वाला हो जाएगा, विदा करना किसी चीज़ को। देखते हैं इसका कंटेक्स्ट। यह मुहावरा जो है प्राचीन पार्थियन साम्राज्य, जो आज का ईरान क्षेत्र है, उसकी सैन्य रणनीति से आया है। पार्थियन योद्धा, जो योद्धा होते थे, युद्ध के मैदान में पीछे हटते हुए अचानक पीछे मुड़कर तीर चला देते थे, जिसे पार्थियन शॉट कहा जाता था। मतलब वैसे तो वे सरेंडर कर रहे हैं, मतलब कि पीछे हटते जा रहे हैं मैदान में, लेकिन फिर भी वापस जाते हुए मुड़कर वे तीर चला देते थे, और मतलब कि जो ओपोनेंट होता था, सामने वाली जो मतलब पूरी की पूरी सेना होती थी, उसमें मतलब नुकसान पहुंचाते थे। बाद में यह वाक्यांश किसी ऐसे तीखे शब्द या टिप्पणी के लिए यूज़ होने लगा जो कोई व्यक्ति जाते जाते किसी चीज़ को कहता है ना। तो जाते जाते समय कहीं आप लौट रहे हैं, वापस जा रहे हैं, उस समय कही गई अंतिम टिप्पणी, पार्टिंग हिट। ठीक है, पार्थियन शॉट मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे। जाते जाते आप वापस जा रहे हैं, ठीक है, तो आपने वो चीज़ कर डाली, जाते जाते कही हुई अंतिम टिप्पणी कह सकते हैं। कोई मतलब एक्ट भी हो सकता है, आपने कोई एक्ट कर दिया जाते जाते, वो भी हो सकता है। नेक्स्ट नियम है पास द बैटन, शिफ्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर्स, जिम्मेदारी दूसरों पर डालना। रिले रेस आपने सुनी होगी, रिले रेस में एक बैटन होती है, ये जैसे भाग रहा होता है, तो ये अपना मतलब जो पूरा का पूरा एक ट्रैक है उसको पूरा करके, ये जो इसका जो साथी होता है, इसका जो मतलब साथ वाला होता है, उसको ये बैटन पास करता है, तो मतलब अपनी जिम्मेदारी को ये दूसरों पर ट्रांसफ़र करता है। रिले रेस से आया है, जहाँ पर धावक दौड़ते हुए लकड़ी की छड़ी बैटन को अगले धावक को सौंपता है। पास द बैटन मेटाफर बन गया, मतलब होता है अपनी जिम्मेदारी को दूसरों पर सौंप देना। नेतृत्व जिम्मेदारी के बदलाव में ये यूज़ होता है, मतलब आपके पास जो जिम्मेदारी थी वो आपने सामने वाले को सौंप दी है, जैसे कि पास द बैटन होता है रिले रेस में।
नेक्स्ट इडियम है पास द बक। रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, ब्लेम समवन फॉर व्हाट यू डिड रॉन्ग, टालमटोल करना, पल्ला झाड़ना। रिफ्यूज़ करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करने से, है ना। ब्लेम करना समवन, मतलब किसी को ब्लेम करना, फॉर व्हाट यू डिड रॉन्ग, आपने गलत किया लेकिन ब्लेम आप कर रहे हैं दूसरे को। पोकर कार्ड खेल जो होता है वहाँ से आया है। बक नाम की कोई चीज़, अक्सर चाकू या टोकन होती थी, वो टेबल पर घूमती रहती थी, जिससे पता चलता था कि बारी किसकी है ना। डील करने की बारी किसकी है, अगर कोई डील नहीं करना चाहता था तो वह बक को अगले खिलाड़ी के पास पास कर देता था, जैसे कि पास द बैटन था। सेम चीज़ यहाँ पर बक है, बक भी वही है, वहाँ पर वो रेस में होता था, ये मतलब पोकर में होता था, है ना। पोकर में ये चीज़ बक नाम की चीज़ होती थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को पास कर देते थे। सेम ही चीज़ है, यानी कि जिम्मेदारी से बचना। पास द बक एक मुहावरा बन गया जिसका अर्थ हो गया अपनी जिम्मेदारी किसी और पर डाल देना, पल्ला झाड़ना, टाल मटोल करना, है ना। नेक्स्ट इडियम है पास द हैट राउंड या फिर अराउंड। पास द हैट अराउंड मतलब हो जाता है टू कलेक्ट मनी, पैसे इकट्ठा करना। जब चर्च, लोकल थिएटर, समाज सेवा के कार्यक्रम में पैसों की ज़रूरत होती थी, देखो जैसे आपने सुना होगा या देखा होगा टीवी में भी, मतलब कोई मतलब बीच में कोई गिटार बजा रहा है, फॉरेन में तो ये बहुत कॉमन सी चीज़ होती है, मतलब कोई गिटार बजा रहा है, गाना गा रहा है, तो मतलब चारों ओर लोग खड़े हैं और मतलब ऐसे में कहीं कहीं वो तो अपने बराबर में ही कुछ रख लेता है जहाँ पर लोग उसमें पैसे डाल देते हैं। ऐसे ही कहीं कहीं मतलब जो हैट होती है ना सिर पर, जैसे ही पहनते हैं, इसको लेकर चारों तरफ उसका जो साथी होता है वो घूम जाता है, तो उसमें लोग बाग पैसे डालते हैं। तो वो चीज़ आपने देखी होगी, पता होगा आपको। तो ऐसी सिचुएशन में लोग बाग उसमें पैसे डालते थे तो पैसे इकट्ठा हो जाते थे उसमें। लोग असल में एक टोपी हैट लेकर भीड़ में घूमते थे, तो लोग उसमें पैसा डालते थे। पास द हैट का चलन शुरू हुआ, जिसका मतलब हो गया सामूहिक चंदा मांगना। ये चीज़ चंदा मांगने के सेंस में भी यूज़ हो सकती है, मैंने आपको बताई, कोई मतलब परफॉर्मेंस के तौर पर ये चीज़ मैंने आपको बताई, तो आप उससे भी रिलेट कर सकते हैं। कुल मिलाकर पैसे इकट्ठा वहाँ पर भी हो रहे हैं, वहाँ पर भी हो रहे हैं। पास द हैट मतलब कि अपनी जो हैट है उसको पास करना, राउंड मतलब गोले में, तो कहीं ना कहीं आप पैसे इकट्ठे करने के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। पैट ऑन द बैक, पैट का मतलब होता है थपथपाना, पीठ थपथपाना, तो सीधा सा मतलब हो जाएगा पीठ थपथपाना का मतलब शाबाशी देना, प्रेज करना, अप्रूवल फॉर डूइंग समथिंग गुड। ईजी है, आप पढ़ सकते हैं, वैसे इडियम बहुत ईजी है, इस पर एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे। पे हीड टू, लिसन केयरफुली विथ अटेंशन, ध्यान से सुनना। पे का मतलब है देना, हिट का मतलब हो जाता है सावधानी से, ध्यान से। पे हीड का मतलब हो जाता है ध्यान देना, गंभीरता से लेना किसी चीज़ को। यह विशेष रूप से धार्मिक ग्रंथों और नैतिक उपदेशों में प्रचलित था, जहाँ लोगों को कहा जाता था कि पे हीड गॉड्स वर्ड, मतलब कि भगवान की बातों पर ध्यान दो, ईश्वर की बातों पर ध्यान दो। पे हीड टू मतलब कि ध्यान से सुनना। वैसे हीड जो मतलब हो जाता है मतलब कि ध्यान से सुनना, ये उससे भी आप रिलेट कर सकते हैं। मैं तो बेसिकली आपको ओरिजिन बताता हूँ उसका, तो आप डायरेक्ट भी आप उस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं, नहीं होता है तो ओरिजिन तो आपको ध्यान में रहेगा ही, वरना तो इमेज भी आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम हो जाएगा पे लिप सर्विस, मतलब हो जाएगा प्रिटेंड टू रिगार्ड, सेइंग दे एग्री ऑल्दो दे डू नॉट सपोर्ट इट, दिखावटी प्रेम या फिर समर्थन करना। सेइंग दे एग्री ऑल्दो दे डू नॉट सपोर्ट इट, यद्यपि वे सपोर्ट नहीं करते हैं। सेइंग दे एग्री मतलब वे कहते हैं कि वे, मतलब कहता कोई है कि वो एग्री है, लेकिन वे एक्चुअल में सपोर्ट नहीं करते हैं, मतलब कि दिखावटी प्रेम कर रहे हैं, वे दिखावटी समर्थन कर रहे हैं, मतलब फेस पर तो आपके कह रहे हैं कि हम आपका सपोर्ट करते हैं, हम आपके साथ हैं, है ना, और पीछे वे आपके साथ नहीं होते, मतलब पे लिप सर्विस। लिप सर्विस का अर्थ होता है केवल होठों से, यानी कि बोलकर किसी चीज़ के प्रति समर्थन दिखाना। इसका विचार यह है कि व्यक्ति केवल दिखावे के लिए कुछ कहता है, लेकिन उसके कार्य उसके शब्दों से मेल नहीं खाते। विशेष रूप से धार्मिक राजनीतिक संदर्भों में यह मुहावरा लोकप्रिय हुआ, जहाँ लोग दिखावे के लिए बातें करते हैं पर सच्चाई में उनका कोई भी योगदान नहीं रहता। आई केयर अबाउट द एनवायरनमेंट, लेकिन पीठ पीछे ये मतलब पेड़ों को काट रही है और मतलब ये मतलब खनन वगैरह करवा रखा है, और मतलब बहुत चीज़ें मतलब एनवायरनमेंट का ख्याल नहीं रख रही है, और फ्रंट में सबको क्या कह रही है कि मैं एनवायरनमेंट का ध्यान रखती हूँ। तो इसने केवल अपने होठों से अपनी मतलब केवल बोलकर उसने चीज़ों को कहा, लेकिन इसने बोलकर ही चीज़ों का मतलब कह सकते हैं समर्थन किया,
उन चीज़ों को मतलब अच्छा अच्छा दिखाया सब चीज़, लेकिन पीछे पीछे वो चीज़ जो उसका मन कर रहा है वो कर रही है, ठीक है। यानी कि जो बोल रही है, जो लिप सर्विस दे रही है, उसके अकॉर्डिंग इसके एक्चुअल वर्क वो मेल नहीं खा रहे हैं, है ना। मतलब कि दिखावटी प्रेम है, मतलब दिखावटी समर्थन कर रही है ये। तो मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे कि मतलब केवल पे लिप सर्विस का मतलब हो जाता है केवल बोल बोल कर ही किसी चीज़ को, मतलब किसी चीज़ का समर्थन देना, किसी चीज़ को करने के लिए कहना, लेकिन आप पीछे पीछे कुछ और मतलब आप एक्चुअल में उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा पे ऑन द नेल, मतलब कि पे प्रॉम्प्टली, शीघ्र भुगतान करना। इंग्लैंड से आया है, खासकर व्यापारिक लेन देन की दुनिया से। उस समय कुछ खास बाज़ारों जैसे कि ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हो गया, लंदन में हो गया, बड़े भारी धातु के खंभे होते थे, गोल मेजनुमा संरचनाएं होती थी जिन्हें नेल्स कहा जाता था। देख सकते हैं ये है नेल, ठीक है। ये नेल्स पत्थर या पीतल से बने होते थे, व्यापारी द्वारा लेन देन के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। व्यापारी इन नेल्स के ऊपर ही सौदा तय करके तुरंत पैसे गिनकर रख देते थे, ठीक है। जैसे देख सकते हैं मतलब इसने पैसे ऊपर रख दिए यहाँ पर इस नेल्स पर, जिससे यह स्पष्ट होता था कि भुगतान ऑन द नेल हुआ है, मतलब कि एकदम हुआ है, तुरंत हुआ है और उसके सामने हुआ है। पे ऑन द नेल का मतलब हो जाएगा तुरंत भुगतान हुआ है, एकदम सामने ही हुआ है ना, बिना किसी देरी के या बिना किसी उधारी के। तो नेल मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे, मतलब ये एक इस तरह का एक खांचा होता था जिसके ऊपर मतलब करेंसी रखकर या सिक्के रखकर, जो भी उस समय की वो मतलब कुछ भी हम कह सकते हैं करेंसी होती थी, है ना। कुछ भी मान लो पहले के समय में हम करेंसी ना यूज़ करके कुछ जो प्रीशियस मेटल होते थे, स्टोन्स होते थे, उनको भी यूज़ करते थे, तो वो भी वहाँ उस पर नेल्स पर रखकर वो एकदम से भुगतान कर दिया जाता था, पे प्रॉम्प्टली हो जाता था बिना किसी उधारी के, ठीक है, नो क्रेडिट। देख सकते हैं आप, तो पे ऑन द नेल इसका डायरेक्ट मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है पेडल टू द मेटल, टू ड्राइव वेरी फास्ट, बहुत तेज़ गाड़ी चलाना। पैडल ये भी आपने वर्ड सुना होगा, और मेटल तो होता ही है, तो पढ़कर ही थोड़ा सा सेंस लग रही हो गई कि गाड़ी को बहुत तेज़ चलाने की बात हो रही है। मोटर गाड़ी कार की दुनिया से ये आया है। पैडल जो हो जाते हैं ब्रेक हो जाते हैं या फिर एक्सीलरेटर हो जाता है, इसको कहते हैं पैडल, ठीक है। और मेटल मतलब कि जो गाड़ी का एक स्ट्रक्चर होता है, उसका फ्रेम होता है, वो मेटल से रिलेट कर सकते हैं कि गाड़ी मेटल की बनी होती है। तो मेटल पर पेडल दबाना मतलब कि गाड़ी के अंदर बैठकर, गाड़ी पर बैठकर पेडल आप दबा रहे हैं, तो आपने एक्सीलेटर दबा दिया है, पूरी तरह से नीचे दबा दिया है और गाड़ी स्पीड में दौड़ेगी, मतलब पेडल टू द मेटल हो रहा है, तो गाड़ी बहुत तेज़ चलेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इस इडियम को कर सकते हैं। पेल मेल, देखो इसका कुछ भी मतलब कंटेक्स्ट नहीं है, एक कंटेक्स्ट है इसका फ्रेंच वर्ड। अब फ्रेंच थोड़ा सा बस आपको इसको याद ही करना पड़ेगा, इन ए कन्फ्यूज्ड और डिसऑर्डरली मैनर, अस्त व्यस्त और अव्यवस्थित तरीके से। पेल मेल जो है एक फ्रेंच शब्द था, ये था, ठीक है। इसका मतलब होता था अव्यवस्थित और गड़बड़ हालात में उलझा हुआ ढंग होना। इसका प्रयोग युद्ध और भीड़ के उथल पुथल वाले दृश्यों को व्यक्त करने के लिए कहा जाता था, यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो पेल मेल को डायरेक्ट आप इससे रिलेट करें कि पेल मेल जो है ये फ्रेंच वर्ड होता था और उसका मतलब ये होता था कन्फ्यूज्ड और डिसऑर्डरली मैनर। इमेज देख सकते हैं, मतलब यहाँ पर सब पेल मेल है ना, अस्त तरीके से है, डिसऑर्डर में है सब चीज़, ठीक है। तो इसको स्टार मार्क लगा कर रखें, फ्रेजल वर्ब की तरह ही आप इसको ट्रीट कर सकते हैं जैसे मैंने पहले बताया, ठीक है। थोड़ा सा इनको स्टार मार्क करके रखें, एक दो बार देखें तो इसको मतलब ये आपके याद रहेगा। नेक्स्ट इडियम है पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश, केयरफुल इन जो ट्रिवियल मैटर होते हैं, छोटे छोटे तुच्छ मैटर होते हैं, उनमें केयरफुल रहना, बट वेस्टफुल इन लार्ज, छोटी राशि के साथ सावधान रहना लेकिन बड़ी राशि में लापरवाह होना। अब देखो दोनों करेंसी होती है पेनी और पाउंड, लेकिन ये जो एक पाउंड इक्वल होता है 240 पेनी के, कुल मिलाकर पेनी एक बहुत छोटा पार्ट है पाउंड के कंपैरिजन में। पाउंड जो होता है मूल्य का बहुत मतलब ज़्यादा हिस्सा होता है, और पेनी जो होता है वो बहुत छोटा हिस्सा होता है। यह कहने का तरीका उन लोगों पर व्यंग होता था जो छोटे खर्चों को लेकर तो बहुत ज़्यादा सतर्क रहते थे। वही वाली बात है, 10 रुपये आपको दिए, 2000 का नोट दिया, है ना, 2000 का नोट वैसे नहीं चलता, लेकिन 2000 रुपये दिए, तो मतलब 10 रुपये तो आप मतलब बहुत सोच समझ के खर्च कर रहे हैं, और 2000 रुपये आपने एकदम ऐसे ही कर दिए, है ना। लेकिन बड़े खर्चे और नुकसान पर आप ध्यान नहीं देते। तो यह कहावत नीति, व्यापार, घरेलू मामलों में मूर्खतापूर्ण निर्णयों को दिखाने के लिए इस्तेमाल होती है कि जो पेनी होती है बहुत छोटी करेंसी होती है, उसको तो बहुत समझदारी से यूज़ करना, और पाउंड जो बड़ी करेंसी होती है उसको मूर्खता में ऐसे ही बिना सोचे समझे खर्च कर देना।
तो मेरे हिसाब से आप इसको भी समझ चुके होंगे। नेक्स्ट इडियम है पिक ए क्वारल। तो क्वारल आ रहा है तो सीधा सा झगड़ा तो होगा ही इसमें। टू स्टार्ट अ डिसएग्रीमेंट, आर्गूमेंट, झगड़ा मोल लेना। पिक का मतलब हो जाता है उकसाना, चुनना, है ना। क्वारल हो जाता है झगड़ा, तो आपने झगड़े को चुन लिया है, तो सीधा सा मतलब है झगड़ा मोल ले लिया है आपने। नेक्स्ट इडियम देखते हैं पिक एंड चूज़, मतलब कि सेलेक्ट ओनली द बेस्ट फ्रॉम चॉइसेस, मतलब कि चुन चुन कर लेना, है ना, मतलब सेलेक्ट करना चुन चुन कर, सर्वश्रेष्ठ का चयन करना। और पिक और चूज़ जो दोनों का ही मतलब होता है चुनना, तो दोनों का ही मतलब सेम है, प्रेशराइज आप किस चीज़ को कर रहे हैं। लेकिन इस वाक्य में दोनों को एक साथ रखकर जोड़ दिया गया है, कोई व्यक्ति जो है बहुत सोच समझकर बारीकी से विकल्पों में से चुन रहा है। यह आमतौर पर उन स्थितियों में इस्तेमाल होता है जहाँ किसी को विशेष मनपसंद चीज़ें छांटने का अधिकार हो जाता है। पिक एंड चूज़, ठीक है, चुन चुन कर किसी चीज़ को सेलेक्ट करना, सर्वश्रेष्ठ का चयन करना। तो पिक और चूज़ प्रेशराइज करना, दोनों का मतलब जो है सेम ही है। चुनना तो वही है, आप प्रेशराइज करके किसी चीज़ को बहुत सोच समझ कर उसमें से पिक कर रहे हैं। नेक्स्ट इडियम है पिक टू पीसेस, मतलब कि एनालाइज क्रिटिकली, गंभीर रूप से विश्लेषण करना। अब देखो पिक का मतलब तो हो जाता है चुनना, ठीक है। यहाँ पर जो है इस चीज़ को आप इग्नोर करेंगे। टू पीसेस का मतलब हो जाता है कि इस चीज़ को बांटना, है ना, टुकड़ों में बांटना। और पिक का मतलब हो जाता है चुनना, ठीक है। और पीसेस टू पीसेस, तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं जैसे किसी चीज़ को टुकड़ों में तोड़ा जाता है ना। अब मान लो किसी चीज़ को आपने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया और उसमें से आप पिक कर रहे हैं, है ना। पिक टू पीसेस मतलब कि पीसेस में से आप किसी चीज़ को चुन रहे हैं, तो आप पर काफ़ी सोच समझ कर ही आप उसमें से चुनेंगे, कुछ एक चीज़ें आप चुन रहे हैं। तो ऐसे ही जब किसी चीज़ के टुकड़े किए जाते हैं, है ना, और उन छोटे छोटे टुकड़े की गहराई से किसी चीज़ की जांच की जाती है, या फिर चुनने के लिए आप उस चीज़ को सोच समझ कर जाँच करके उसको चुनते हैं, तो एनालाइज क्रिटिकली हो जाएगा, मतलब कि गंभीर रूप से विश्लेषण करना। थोड़ा सा यहाँ पर मतलब करेक्शन करवा दूंगा मैं, मतलब कि जो फाइनल पीडीएफ मिलेगी वहाँ पर ठीक करा कर दे दूँगा। तो ऐसे ही इसी तरह से आपको ये रिलेट करना है कि जैसे पिक किया जाता है, चुना जाता है काफ़ी सारे पीसेस में से कोई एक चीज़, तो आप उसको बहुत सोच समझ कर चूज़ करेंगे। तो ऐसे ही किसी चीज़ का विश्लेषण करना, एनालाइज क्रिटिकली, इसका मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम देखते हैं पिक ऑन समवन, मतलब कि ट्रीट्स बैडली, बुरा व्यवहार करना। पिक ऑन फ्रेजल वर्ब है सीधा सा, मतलब कि किसी एक व्यक्ति को बार बार निशाना बनाना, अक्सर तंग करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसका इतिहास जो है स्कूल या सेना जैसी संस्थाओं में पाए जाने वाले बुलिंग बिहेवियर से जुड़ा है, जहां कमज़ोर एवं शांत स्वभाव के लोगों को टारगेट किया जाता है। पिक ऑन फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, इसको 20 स्टार मार्क आप कर सकते हैं। स्टॉप पिकिंग ऑन हिम, मतलब ये लड़की कह रही है ना, तो मतलब कि उसके साथ बुरा व्यवहार करना बंद कर दो, तंग करना उसको बंद कर दो, बैड बिहेव करना उसके साथ बंद कर दो। नेक्स्ट इडियम है पाई इन द स्काई, समथिंग नॉट पॉसिबल, असंभव कल्पना करना, ख्याली पुलाव बनाना। अब देखो यह मुहावरा जो है अमेरिकी मजदूर आंदोलन के दौरान प्रचलन में आया। जो हिल नाम का एक मजदूर नेता था और गीतकार था। उसने एक व्यंग्य गीत लिखा, द प्रीचर एंड द स्लेव, उपदेशक और गुलाम। ये जो धार्मिक उपदेशक होते हैं ना, है ना, जो धर्म के उपदेश देते हैं उनको प्रीचर कहते हैं, स्लेव गुलाम हो जाता है। इस गीत में जो हिल ने उन धार्मिक नेताओं की आलोचना की जो गरीब मजदूरों से ये कहते थे कि इस जीवन में तकलीफ सहो और मरने के बाद तुम्हें स्वर्ग में सब कुछ मिल जाएगा, जैसे पाई यानी कि मीठा गाना। वो कहता था यू विल गेट पाई इन द स्काई व्हेन यू डाई, ठीक है, यू विल गेट पाई इन द स्काई व्हेन यू डाई, जब आप मर जाओगे तो आपको स्काई में, स्वर्ग में, है ना, स्काई में यानी कि स्वर्ग में पाई मिलेगी। पाई एक मिठाई होती है, तुम मरने के बाद स्वर्ग में पाई को खाओगे। तो ये एक झूठी और अधूरी उम्मीद होती थी, इसका मतलब असंभव कल्पना होती थी, एक ख्याली पुलाव होता था, ठीक है। मतलब कुल मिला के जो ये होते थे ना मज़दूर, गरीब मज़दूर, उनका मन रखने के लिए ये चीज़ कही जाती थी, तो एक ख्याली पुलाव ही था ये, है ना। तो क्योंकि सबको पता होता है स्वर्ग में जाकर ये पाई जैसी चीज़ ऐसा तो कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन वो फिर भी कहता था मतलब तुम मरने के बाद स्वर्ग में पाई खाओगे, तो ये ख्याली पुलाव हो जाता था, पाई इन द स्काई हो जाता था, जैसे ये कह रहा है, ठीक है। तो ये एक पॉसिबल चीज़ नहीं होती थी। नेक्स्ट इडियम है हमारा पिग इन ए पोक,
समथिंग दैट इज़ बॉट विदाउट एग्जामिनिंग प्रॉपरली, ठीक है, बिना जांच परख के खरीदी हुई वस्तु। अब देखो ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, यूरोप में उस समय धोखाधड़ी आम बात थी। धोखाधड़ी में क्या होता था, व्यापारी लोग बोरी, पोक का मतलब होता है बोरी, है ना, उसमें पिग, सुअर की जगह बिल्ली रखकर बेच देते थे। जब खरीदार बिना देखे बोरी खरीद लेता था तो उसे पिग इन ए पोक कहा जाता था, यानी किसी चीज़ को बिना जांचे परखे खरीद लेना। मैंने आपको एक इडियम बताया था, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। वहाँ पर भी यही चीज़ें हो रही थी कि मतलब बेचा जाता था सुअर को, लेकिन उसमें बिल्ली को रख के उसको बेच दिया जाता था। तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, जब बैग खोलकर कोई देख लेता था वहीं के वहीं, तो उसमें से बिल्ली निकलती थी, तो वहाँ पर उसका रहस्य खुल जाता था। इसका मतलब क्या होता था, रहस्य खोलना, गुप्त योजना किसी की मतलब जो है वो ओपन कर देना। तो वही चीज़ यहाँ पर है, व्यापारी लोग जो है वो पोक, जो एक बोरी होती थी उसमें सुअर की जगह कैट बिल्ली रख देते थे। अब कोई बिना देखे उस पोक को खरीद लाता था, तो वो बिना जांच परख के वो चीज़ों को खरीद लाता था, ठीक है। तो वही चीज़ है, सेम चीज़ है, आपने पढ़ रखी है, आई होप आप समझ चुके होंगे। वही चीज़ है, दूसरे कंटेक्स्ट में इसको देखना है, एक बार ही आपको समझना है, बस आपको याद हो जाएगी। पिलर टू पोस्ट, वन प्लेस टू अनदर, भटकना, यह मूलतः है ऐसे लोगों के लिए प्रयोग होता था जिन्हें सजा देने के लिए एक स्तंभ, एक पिलर से दूसरे पोस्ट तक घसीटा जाता था। यह सज़ा मानसिक और शारीरिक रूप से पीड़ादायक होती थी। अब देखो, मान लो आप ये मान सकते हैं कि एक पिलर है, वहाँ पर इसको मान लो बांध कर रखा गया, और जो फांसी है, मान लो इसको फांसी दी जा रही है, वो किसी और पिलर पर मिलेगी। तो पिलर टू पोस्ट मतलब एक पिलर से दूसरे पोस्ट पर लेकर जाया जा रहा है। वन प्लेस टू अनदर मतलब कि एक जगह से दूसरी ओर मतलब भटकना, ठीक है, घसीटा जाना। इसका ओरिजिन तो यहाँ से निकला, लेकिन इसका मतलब जो मीनिंग है, एक जगह से दूसरी जगह भटकना, इसका मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम है हमारा पिन मनी, अलाउंस मेड टू ए लेडी फॉर हर एक्सपेंसेस ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, जेब खर्च। ये पिन है ना, ये हेयर पिन से आप इसको रिलेट करेंगे, आप भी कर सकते हैं आसानी से इसको। बस इसको हेयर पिन देखना है, हेयर पिन इसको सोच कर रखना है। उस समय महिलाएं, इंग्लैंड में 17वीं शताब्दी में महिलाएं अपनी सजावट के लिए हेयर पिन आदि खरीदने के लिए जो थोड़े पैसे अलग रखती थी, उन्हें पिन मनी कहा जाता था। बाद में इसका अर्थ हुआ एक महिला के व्यक्तिगत खर्चे के लिए छोटा सा पैसा, ठीक है। तो पिन मनी मतलब कि उसमें छोटी मोटी चीज़ें आ जाए, मतलब पिन वगैरह वो चीज़ आ जाए, तो छोटा सा अमाउंट, एक जेब खर्च फीमेल के लिए, ठीक है। तो इडियम आसान है। नेक्स्ट देखते हैं पाइप ड्रीम, ए ड्रीम और आइडिया दैट इज़ अनलाइकली टू हैपन एन एल्यूजरी प्लान, मतलब कि असंभव कल्पना। तो इसका जो कंटेक्स्ट है, अफीम, ओपियम जो होता है ना, उससे रिलेटेड है। अफीम पीने की प्रथा से है इसका संबंध। उस दौर में लोग अफीम को एक विशेष प्रकार की लंबी पाइप नली में भरकर पीते थे। अफीम का नशा इतना तेज होता था कि व्यक्ति भ्रमित हो जाता था और असंभव अवास्तविक सपने कल्पनाएं करने लगता था। पाइप ड्रीम, ठीक है, वो मतलब एक पाइप से वो अफीम, ओपियम को लेते थे और ड्रीम में खो जाते थे और असंभव कल्पनाएं में खो जाते थे। नई नई चीज़ें सोचते थे, कुछ मतलब जो इम्पॉसिबल चीज़ें हैं वो भी सोचते थे। तो मीनिंग हो जाएगा इसका असंभव कल्पना करना। पाइप ड्रीम का कंटेक्स्ट आप मतलब अफीम को कंज्यूम करने से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट इडियम है पिच एंड टॉस, ए गेम इन विच प्लेयर्स टॉस कॉइन, सिक्का उछालना। देखो ये चीज़ जो है, ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, लेकिन जो इसका मीनिंग हो जाता है ना, मीनिंग हो जाता है इसका ये, हर चीज़ को दांव पर लगा देना, ठीक है, मेन चीज़ ये है। फिर भी संतुलन बनाए रखने की एक मानसिकता, इसको तो आप अवॉइड भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन चीज़ है दांव पर लगाना। पिच एंड टॉस, अब देखो पिच एंड टॉस, वैसे तो टॉस देखकर आपको पता लग रहा है कि जो टॉस किया जाता है ना, उसमें भी चीज़ें मतलब कहीं ना कहीं अगर उसको थोड़ा सा मतलब सट्टे की फॉर्म में लेकर जाएं, है ना, गैम्बलिंग की उसमें लेकर जाएं, तो वो भी उसमें चीज़ें दांव पर लग जाती हैं। टॉस में आपको नहीं पता कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो वही चीज़ है। लेकिन यहाँ पर जो एग्जैक्ट इसका कंटेक्स्ट है, वो एक गेम होता था, एक ब्रिटिश गेम होता था, जिसमें खिलाड़ी सिक्कों को एक निश्चित निशान, दीवार या रेखा की ओर फेंकते थे, पिच करते थे, फिर सिक्कों को उनको उछालते थे, टॉस करते थे और देखते थे कि किसका सिक्का सबसे पास गिरा है या कौन जीतेगा। यह खेल पूरी तरह से रिस्क पर आधारित होता था।
क्योंकि इसमें खिलाड़ी अपने सारे सिक्के एक साथ हार सकता था या फिर जीत भी सकता था। तो हर चीज़ को, अपनी चीज़ को दांव पर लगा देना। देख सकते हैं ये मतलब निशान है, पिच कर रहे हैं फिर टॉस कर रहे हैं, तो ये एक प्रकार का गेम होता था। इसमें चीज़ें दांव पर लगती थी। तो कुल मिलाकर आपने अपनी सभी सिक्कों को दांव पर लगा दिया है। और सिक्का उछालना तो आप डायरेक्ट इसको रिलेट कर सकते हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये हो जाता है। ठीक है, ये तो सिक्का उछालना इसका एक कंटेक्स्ट है, एक नॉर्मल सी चीज़ है। पिच एंड टॉस, ये तो दोनों इसकी वर्किंग ही है, मतलब टॉस करना और पिच करना। पिच करना मतलब फेंकना, और टॉस करना मतलब उसको उछालना, है ना। तो वो ही चीज़ है, ये मतलब मीनिंग हो जाता है किसी चीज़ को दांव पर लगाना, और पिच एंड टॉस तो सिक्का उछालना। दोनों चीज़ आप थोड़ा सा दिमाग में रखें, ये तो आपको रखनी ही रखनी है। नेक्स्ट इडियम है हमारा प्लेन एज डे, वेरी ऑब्वियस एंड इजी टू अंडरस्टैंड, समझने में आसान होना। डे यानी कि दिन, जो दिन होता है उसको रोशनी और स्पष्टता का प्रतीक माना जाता है। रात की तुलना में दिन में चीज़ें ज़्यादा साफ दिखाई देती हैं। इसी विचार से वाक्यांश बना प्लेन एज डे, मतलब कि जैसे दिन के उजाले में कुछ देखना साफ और स्पष्ट होता है, तो ऐसे ही प्लेन एज डे का मतलब कोई चीज़ समझने में आसान है। ईजी इडियम हो जाएगा, डे के कंटेक्स्ट में इसको आपको याद करना है। नेक्स्ट इडियम है हमारा प्लेन सेलिंग, इजी है, पता लग रहा है सेल कर रहे हैं, वो प्लेन मतलब आसानी से प्लेन कर रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। सेलिंग से आया है पुराने समय में समुद्र में यात्रा करते समय जब मौसम अनुकूल होता था, हवा सही दिशा में बहती थी, क्योंकि सेलिंग शिप होते थे, सेल करके चलते थे, हवा से चलते थे, हवा के प्रेशर से चलते थे, उन्हें प्लेन सेलिंग कहा जाता था। यानी कि यात्रा में कोई भी रुकावट नहीं है, बिना किसी मुश्किल के काम हो रहा है। देख सकते हैं आप, तो प्लेन सेलिंग बहुत ही आराम से चीज़ें हो रही हैं। नेक्स्ट इडियम है प्ले डेविल्स एडवोकेट, टू आर्ग्यू द अपोजिट जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, विपरीत तर्क करना। हिस्ट्री है इसके पीछे, रोमन कैथोलिक चर्च से निकला है, जहाँ किसी व्यक्ति को संत घोषित करने से पहले जो चर्च होता था उसको संत घोषित करने से पहले एक व्यक्ति को डेविल्स एडवोकेट यानी शैतान का वकील नियुक्त करता था। उसका काम क्या होता था, जिसको संत नियुक्त किया जा रहा है ना, जो उस व्यक्ति के खिलाफ तर्क देता था, जिसको संत घोषित किया जा रहा है उसके खिलाफ वो बंदा जो डेविल एडवोकेट है वो तर्क देता था। इसका उद्देश्य संत घोषित करने वाले जो बंदा होता था और उसकी प्रक्रिया होती थी उसको निष्पक्ष बनाता था। मतलब उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़े करेगा, फिर वो उससे बाहर निकलेगा, वो अपना पक्ष रखेगा, और प्रक्रिया भी बहुत ही ज़्यादा निष्पक्ष हो जाएगी। ठीक है, यह प्रथा जो है 16वीं शताब्दी से जुड़ी है। बाद में मुहावरा बन गया, जिसका अर्थ है जानबूझकर विपरीत पक्ष रखना, क्योंकि डेविल्स एडवोकेट उसको बनाया ही इसलिए गया था कि जिसको संत बनाया जा रहा है उसके खिलाफ वो मतलब जानबूझकर विपरीत पक्ष रखे, है ना। डेविल्स एडवोकेट इसका मीनिंग हो जाता है। इसी कंटेक्स्ट में आपको ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट इडियम है प्ले फॉर टाइम, टू मेक एक्सक्यूजेज और डू थिंग्स टू गेन टाइम, मतलब कि बहाने बनाना। देखो, खेलों में इसका यूज़ होता था, खासतौर पर फुटबॉल में, क्रिकेट में। जब कोई टीम हार से बचने के लिए समय बर्बाद करने की कोशिश करती थी तो कहा जाता था कि वह टाइम प्ले कर रही है। कभी कभी होता है ना, कुछ एक सिनेरियो ऐसा बन जाता है कि गेम को खींचा जाता है। यह बाद में आम जीवन में भी उपयोग होने लगा, जब कोई व्यक्ति निर्णय टालने के लिए समय लेने का बहाना करता है। प्लेइंग फॉर टाइम देख सकते हैं आप, मतलब कि किसी को समय चाहिए होता है तो प्ले फॉर टाइम करता है, मतलब कि बहाने बनाता है, वो गेम को खींचता है। टू मेक एक्सक्यूज़ मतलब बहाने बनाता है, मतलब समय को गेन करने के लिए वो काम करता है। तो गेम से आप इसको रिलेट करेंगे, इडियम आपका हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम है प्ले इट बाय ईयर, टू डू समथिंग विदाउट स्पेशल प्रिपरेशन, टू इम्प्रोवाइज हो जाएगा, मतलब कि तुरंत एकदम तत्काल चीज़ें करना, बिना किसी विशेष तैयारी के करना, तत्काल निर्णय लेना। प्लेड बाय ईयर मतलब कि संगीत की दुनिया से तो ये वैसे आया ही है। जब कोई संगीतकार, देखो आपने ये चीज़ें देखी होंगी, कोई मतलब सिंगिंग कर रहा है, कोई गिटार वगैरह बजा रहा है, उसके सामने मतलब नोटेशन रखे रहते हैं, उसमें चीज़ें लिखी रहती है, तो उसके बिहाफ पर वो चीज़ें गाता है, परफॉर्म करता है। अब कोई संगीतकार बिना नोटेशन देके सिर्फ कान से सुनकर, ठीक है, कानों से वो सुन रहा है चीज़ों को और तब जाकर उस चीज़ को परफॉर्म कर रहा है, तो उसको प्ले बाय ईयर कहा जाता है। मतलब कि बिना योजना के, परिस्थिति के अनुसार आपका जो एटमॉस्फेयर है, केवल आप सुनकर ही चीज़ों को परफॉर्म कर रहे हैं, तो प्ले इट बाय ईयर है, सुनी सुनाई आपने चीज़ें हैं आपकी, और उसी के बेसिस पर आप मतलब तत्काल आप अपनी चीज़ों को परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि बिना किसी विशेष तैयारी के आप चीज़ें कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट इडियम है
प्ले वंस एस, एस तो आपको पता ही होगा, इक्का, और प्ले करना उसको, तो सीधा सा पता लग रहा है कि टू यूज़ वंस बेस्ट वेपन और रिसोर्सेज, ब्रह्मास्त्र चला देना, सबसे बेहतर हथियार का उपयोग करना, सीधा सीधा आप समझ सकते हैं ताश से आया है। एस होता है इक्का, सबसे ताकतवर पत्ता होता है। जब कोई खिलाड़ी अंत में सबसे मजबूत चाल इक्का चलता है तो इसका मतलब होता है उसने अपने सबसे ताकतवर संसाधन को अंतिम समय तक बचा कर रखा और एंड में यूज़ किया, मतलब कि सबसे बेहतर हथियार अपना यूज़ कर लिया। इडियम ईजी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट इडियम है प्ले सेफ। प्ले सेफ भी पढ़कर पता लग रहा है कि आप सावधानी से चीज़ें कर रहे हैं, मतलब सेफ खेल रहे हैं। अवॉइड रिस्क एंड टेक प्रिकॉशंस, मतलब कि सावधानी बरतना, जोखिम से बचना। जब युद्ध, खेल, व्यापार के क्षेत्र में सुरक्षा के साथ खेलना एक सामान्य नीति बन गई थी, खासतौर पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यह वाक्य लोकप्रिय हुआ, जब लोगों को सिखाया गया कि जोखिमों से बचने के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। यह जीवन की सभी स्थितियों में सुरक्षा को प्राथमिकता देने के भाव को दर्शाता है। इडियम ईजी है, इमेज देख सकते हैं, यहाँ पर भी मतलब प्ले सेफ हो रहा है, यहाँ पर भी प्ले सेफ है, यहाँ पर भी प्ले सेफ है। सावधानी बरत कर ये चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट इडियम है प्ले टू द गैलरी। टू सीक टू विन अप्रूवल, टू से थिंग्स दैट विल मेक पीपल एडमायर यू, भीड़ को खुश करने वाला काम करना। अब जो गैलरी होता है ना, ये चलो वैसे हम देखते हैं। गैलरी आया है थिएटर से, जो ऊपर वाली सीटें होती हैं थिएटर से लिया गया है। पुराने थिएटर में जो गैलरी होती है वो ऊपर की सस्ती सीटें होती हैं, जहाँ आम जनता बैठी रहती है। अभिनेता जो परफॉर्म करता है, यदि वहाँ के दर्शकों को रिझाने के लिए अत्यधिक नाटकीय ओवर एक्टिंग करता था तो उसको कहा जाता था कि वह प्लेइंग टू द गैलरी कर रहा है, मतलब कि गैलरी के लिए प्ले कर रहा है वो। ये राजनीति, भाषण और मीडिया में भी आने लगा और मतलब दिखावे और दिखावटी कार्यों के लिए इस्तेमाल होने लगा। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, मतलब कि गैलरी जो पीछे की सीटें होती हैं, थोड़ी ऊपर होती हैं, वहाँ पर बैठे लोगों को रिझाने के लिए, उनको मतलब खुश करने के लिए प्ले करना। कोई परफॉर्मर है, उनके लिए प्ले कर रहा है, तो मतलब भीड़ को खुश करने वाला वो काम कर रहा है। नेक्स्ट इडियम है हमारा प्ले ट्रेंड, मतलब हो जाएगा स्टे अवे फ्रॉम ड्यूटी। ये जो ट्रेंड वर्ड है, इसको तुरंत से भी हमने रिलेट कर रखा है। तुरंत गैर हाजिर रहने वाले लड़के को बुलाओ, मतलब कि गैर हाजिर हो जाना कहीं से बिना बताए। बंक मारना होता है ना, वही चीज़ है, काम से अनुपस्थित हो जाना। इंग्लैंड से आया है, जहाँ ट्रेंड शब्द का प्रयोग उन बच्चों के लिए होता था जो स्कूल से भाग जाया करते थे या पढ़ाई से बचते थे। यह एक आम सामाजिक चिंता बन चुकी थी। यह मुहावरा खासकर शरारती बच्चों के लिए इस्तेमाल होने लगा जो पढ़ाई से जानबूझकर कतराते थे। कुल मिला के इसका मीनिंग पता हो तो ईडियम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट ईडियम है हमारा आज का लास्ट ईडियम, प्ले विद फायर। ईजी ईडियम है, आँख से खेलना। टू डू समथिंग डेंजरस, टू टेक फुलिश रिस्क, आँख से खेलना, जोखिम उठाना। पुरानी कहावतों में से एक है। सीधा सीधा आँख से खेलने के वास्तविक खतरे से इसका रिलेशन है। आँख से खेलना सावधानी का प्रतीक माना जाता था, धीरे धीरे मुहावरे के रूप में खतरनाक और अनुचित गतिविधियों में लिप्त होने के लिए इसका इस्तेमाल होने लगा। तो 100 ईडियम हमारे यहीं समाप्त होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गला मेरा बहुत ज़्यादा सूख चुका है। लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना और सब्सक्राइब आप चैनल को कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं अपने ग्रुप में किसी अपने फ्रेंड्स को। ठीक है। पीडीएफ के लिए अगर आप किसी भी तरह की पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, हाई लिख कर भेजिए, आपको डिटेल मिल जाएगी। कोई भी सजेशन हो, फीडबैक हो, कमेंट में लिख सकते हैं। मेरे से आप टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।